आप जानते हैं कि अगर आप बीएससी ऑनर्स केमिस्ट्री कर रहे हैं दिल्ली यूनिवर्सिटी से तो आपको इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में फर्स्ट ईयर में सेकंड सेमेस्टर में फर्स्ट यूनिट में आपको पढ़ना है जनरल प्रिंसिपल ऑफ मेटलर्जी। तो इस यूनिट में जो सारा सिलेबस है वो इस वीडियो में हम कवर करने वाले हैं। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे कि मेटलर्जी मेटलर्जी से। और मेटलर्जी क्या है ये आप नेटवर्क में पढ़ रखा है। जैसे कि आप जानते हैं कि मेटलर्जी एक प्रोसेस होती है जिसमें हम डिफरेंट डिफरेंट टाइप के मेटल्स जैसे कि आयरन हो गया और एल्युमिनियम है, सिलिकॉन है, फास्फोरस है, इन सारे मेटल्स को हम एक्सट्रैक्ट करते हैं थ्रू मिनरल्स एंड ओर्स। ओके, सो अब उसके लिए आपको जानना पड़ेगा ना मिनरल्स क्या होते हैं और ओर्स क्या होते हैं। तो आपके सामने ये डिफिनीशंस लिखी हुई हैं। तो मिनरल्स वो कंपाउंड्स होते हैं जो नेचुरली ऑकरिंग सब्सटेंस होते हैं इन द अर्थ क्रस्ट। ओके, तो हमारी अर्थ की क्रस्ट में जैसे कि हमारा ये अर्थ है, लेट्स सपोज लेट्स टेक मी अ पेन। हाँ, तो ये जैसे कि अर्थ है, लेट्स सपोज बहुत सर्कुलर तो नहीं है ये अर्थ अगर हम मान लेते हैं और उसकी ये अपर लेयर मानते हैं, ये अपर लेयर है अगर उसकी, तो यहाँ पर नीचे बहुत सारी इस पोर्शन में बहुत सारी क्या कहते हैं ऐसे सब्सटेंस होते हैं जिनमें डिफरेंट डिफरेंट कंसंट्रेशन में और डिफरेंट डिफरेंट कंपोजिशन में मेटल्स होते हैं। इन्हीं की माइनिंग करके A mineral may consist जैसे लिखा हुआ है कि a mineral may consist of one or more metallic compounds having almost fixed chemical composition। ठीक है, तो वो जो compounds जो भी वो substance यहाँ पर होता है अर्थ क्रस्ट के नीचे, उसमें एक से ज़्यादा मेटल्स हो सकते हैं जिनके फिक्स केमिकल कंपोनेंट होंगे और अ, वो उनके एक्सट्रैक्शन के तरीके अलग हो सकते हैं। ठीक है, वो होते हैं हमारे मिनरल्स। वो उन सब्सटेंस को हम मिनरल्स बोलते हैं। ठीक है, अब मिनरल्स का ही एक काइंड होता है ओर। ठीक है, जो ओर लिखा हुआ है इसकी डेफिनेशन है द मिनरल्स फ्रॉम विच अ मेटल कैन बी एक्सट्रैक्टेड इकोनॉमिकली एंड कन्वीनियंटली। यही तो पोर्शन है जो इसको डिफरेंट बनाते हैं मिनरल से, ओर को डिफरेंट बनाते हैं। क्योंकि हमने पढ़ा ना अभी कि मिनरल्स वो सब्सटेंस हैं जिनसे हम इज़िली अपना जिनसे हम कोई भी मेटल एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं जो हमारी अर्थ क्रस्ट के नीचे पाए जाते हैं। ओर्स भी हमारी अर्थ क्रस्ट के नीचे ही पाए जाने वाले सब्सटेंस हैं। तो डिफरेंस क्या है दोनों में? दोनों में डिफरेंस ये है कि जो ओर्स हैं, उनसे हम जो मेटल का एक्सट्रैक्शन करते हैं दैट इज़ इकोनॉमिकल एंड कन्वीनिएंट। अब इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि अब कोई चीज़ है अगर उसमें कंसंट्रेशन ज़्यादा है, अगर कोई सब्सटेंस है अगर उसमें एक पर्टिकुलर कंपोनेंट की जो कंसंट्रेशन है वो ज़्यादा है और अदर कंपोनेंट्स की कंसंट्रेशन कम है, तो उसमें हम इजीली डिफरेंशिएट कर सकते हैं ना, उसमें से एक चीज़ इजीली निकाल सकते हैं। लेट्स सपोज अगर कोई हम लेट्स सपोज एक बीकर लेते हैं। ठीक है, अब इस बीकर में सैंड डाली जाती है। ठीक है, सैंड पार्टिकल्स डाले जाते हैं, डस्ट डाली जाती है, चाक पाउडर डाला जाता है और लेट्स सपोज मार्बल्स डाले जाते हैं। तो अगर हम इन पांच चारों चीज़ों का अगर कंसंट्रेशन या अमाउंट जो भी है वो सेम लेते हैं। ठीक है, अगर हम वो अमाउंट सेम ले लेंगे तो ये एक तरीके का मान ले, इसको हम अगर हम चारों चीज़ों को एज अ मेटल मान के चलते हैं तो इसे हम मिनरल बोलेंगे। ठीक है, इसे हम क्या बोलेंगे? मिनरल। और एक और भी कर लेते हैं, उसमें हम चारों चीज़ें डालेंगे लेट्स सपोज, लेकिन इस बार हम सैंड का कंसंट्रेशन उसमें हाई कर देंगे। मतलब ऑलमोस्ट लेट्स सपोज अगर हम कहते हैं कि 70 टू 80% उसमें सैंड पार्टिकल्स हैं, बाकी थोड़ी बहुत डस्ट है, उसके बाद चाक पाउडर है और थोड़े मार्बल्स डाले हुए हैं। तो उस केस में क्या होगा, ये जो बीकर होगा इसे हम क्या कहेंगे? इसे हम कहेंगे सैंड का ये ओर है। सैंड यहाँ पे मैंने एग्जांपल लिया, सैंड कोई मेटल नहीं है जिसका कोई ओर होगा, क्योंकि ओर जो होता है किसी न किसी मेटल का होता है। तो यहाँ पे हम सैंड को मान लिया कोई मेटल मान लेते हैं अगर, ठीक है, तो वो हम कहेंगे उसका ये ओर है क्योंकि इसमें इसकी मैक्सिमम कंसेंट्रेशन है और हमको मेहनत कम करनी पड़ेगी इसमें से सैंड को एक्सट्रैक्ट करने में। तो इस केस में ये हो जाएगा ओर सैंड का। और जो दूसरा बीकर है ये वाला, ये ये किसी चीज़ का ओर नहीं है, ये मिनरल कहा जाएगा जिसमें कि डिफरेंट डिफरेंट मेटल्स जो हैं वो एक फिक्स केमिकल कंपोजिशन के साथ में प्रेजेंट है।
ठीक है। यहाँ पे भी कंपोजिशन जो दूसरा जो बीकर है इसमें भी कंपोजिशन फिक्स है केमिकल्स की, बट इस केस में जो अलग चीज़ है वो ये है कि इसमें एक मेटल की या जिस यहाँ पे उन्होंने एग्जांपल में हमने सैंड लिया हुआ है, तो एक मेटल की जो कंसंट्रेशन है वो ज़्यादा है। अब ज़्यादा कंसंट्रेशन है, ठीक है, तो इजीली डिफरेंशिएबल होगा ना, इसलिए कहा गया ना यहाँ पे कि वो इकोनॉमिकल होगा भी उसका एक्सट्रैक्शन और उसका कन्वीनियंट एक्सट्रैक्शन होगा, इजीली हम उसको निकाल सकते हैं, ठीक है। तो ये तो डिफरेंस हो गया मिनरल और ओर्स में। अब नेक्स्ट चीज हम क्या पढ़ेंगे, अब हम आगे देखेंगे दैट इज आवर क्लासिफिकेशन ऑफ ओर्स। मतलब अब ओर्स तो हमारे पता चल गया क्या हो गया, तो अब हम पढ़ेंगे क्लासिफिकेशन ऑफ ओर्स, ठीक है। तो क्लासिफिकेशन के कुछ तरीके मैं पहले से लिख लेता हूँ, फिर बताता हूँ मैं आपको, ठीक है। ये हो गया हमारा क्लासिफिकेशन ऑफ ओर्स। तो क्लासिफिकेशन का बेसिस क्या है, हम किस बेसिस पे कोई चीज़ अगर क्लासिफाई की जा रही है ना तो उसका कुछ का कुछ बेस होगा। तो यहाँ पर हम ओर्स का क्लासिफिकेशन करते हैं उनकी अ, जो रिएक्टिविटी है उस बेस पर यहाँ पे हम उनको डिफरेंशिएट करेंगे डिफरेंट डिफरेंट कैटेगरीज में, ठीक है। तो सबसे पहली कैटेगरी जो हमारे पास आती है वो है मोस्ट रिएक्टिव ओर्स की कैटेगरी, ठीक है। मोस्ट रिएक्टिव, इस कैटेगरी में सबसे पहले नंबर पर आता है क्लोराइड्स, सल्फेट्स, कार्बोनेट्स। ये सारे जो ओर्स होंगे, क्लोराइड्स, सल्फेट्स, कार्बोनेट्स, ठीक है, ये पहली कैटेगरी में आएंगे। और इसके बाद हमारे पास जो दूसरी कैटेगरी है वो इस तरीके से होगी, उसको कहते हैं मॉडरेटली रिएक्टिव कैटेगरी, ओके। दैट इज अवर मॉडरेटली रिएक्टिव कैटेगरी, ठीक है। इस कैटेगरी में आता है ऑक्साइड्स, ठीक है। ये हमारे मॉडरेटली रिएक्टिव होते हैं, ठीक है। जितने भी ऑक्साइड ओर्स होंगे वो मॉडरेटली रिएक्टिव होते हैं, ठीक है, ऑक्साइड ओर्स। और तीसरी कैटेगरी हमारे पास होती है दैट इज लेस रिएक्टिव, ओके। लेस रिएक्टिव, हमने यहाँ पे रिएक्टिविटी के ही बेसिस पे डिफरेंशिएट किया हुआ है ओर्स को, ठीक है। लेस रिएक्टिव में कौन कौन आता है, दैट इज अवर सल्फाइड्स, जितने भी सल्फाइड ओर्स हैं, ठीक है, वो सारे आते हैं इस लेस रिएक्टिव में। और चौथे नंबर पर जो आपके पास है वो है लीस्ट रिएक्टिव, ठीक है। लीस्ट रिएक्टिव, ये कौन से ओर्स होते हैं, ये होते हैं एलिमेंटल फॉर्म के ओर्स, ठीक है। एलिमेंटल फॉर्म के ओर्स के से क्या मतलब हुआ, अभी बताते हैं हम आपको। जैसे कि ये एयू का ओर्स होगा, एजी के ओर्स होंगे, इसमें क्या होता है, ये अपनी एलिमेंटल फॉर्म में जब हम इनकी माइनिंग करते हैं तो ये अपनी एलिमेंटल फॉर्म में ही मिलते हैं। क्योंकि हमको पता है कि ऑक्साइड ओर्स होते हैं, सल्फाइड ओर्स होते हैं, या जो भी डिफरेंट ओर्स होते हैं उसमें एक कंपाउंड तो होता ही, ऑक्सीजन तो ऑब्वियसली होगा ही, या सल्फर तो होगा ही, उसके साथ में डिफरेंट केमिकल कंपोजिशन में और भी एलिमेंट्स होते हैं, ठीक है। भले ही वो कम कंसंट्रेशन में हो बट होते हैं। लेकिन एलिमेंटल वाले जो भी ओर्स होते हैं उसमें मैक्सिमम कंसंट्रेशन या कह लें कि एक तरीके से सिंगल कंसंट्रेशन सिर्फ इन्हीं उनके एलिमेंटल फॉर्म की ही होती है, ठीक है। जैसे सल्फाइड में आपके पास जेड है, ठीक है, पीबीएस है, ये सारे जो ओर्स हैं इनमें आपको दिख रहा है कि सल्फर के साथ साथ और भी जो है कि कंपोनेंट वहाँ पे है, लेकिन एलिमेंटल फॉर्म में वो आपको सीधा एलिमेंट की फॉर्म में ही मिलते हैं, ठीक है। तो ये तो हमारी कंसेंट क्लासिफिकेशन हो गई ओर्स की ऑन द बेसिस ऑफ देयर रिएक्टिविटी, ठीक है। ये रिएक्टिविटी के हो गई। अब हम प्रोसेस पे जाएंगे, अगली प्रोसेस होती है हमारी कि हम मेटलर्जी करने आए हैं, तो मेटलर्जी का कुछ एक फ्लो चार्ट होता है, ठीक है। वो फ्लो चार्ट क्या है वो हम डिस्कस करेंगे नेक्स्ट पेज पे। ये प्रोसेस जो होती है, मेटलर्जी की प्रोसेस क्या होती है, ठीक है।
अब मेटलर्जी में क्या-क्या प्रोसेस होती है, सबसे पहले तो हम किसी भी अ, ओर की कंसंट्रेशन करते हैं, कंसंट्रेशन ऑफ ओर, ओके? कंसंट्रेशन ऑफ ओर, सबसे पहला काम कंसंट्रेशन ऑफ ओर, या इसे कहीं न कहीं आपने मेंशन कर कहीं न कहीं से मेंशन करते हैं ड्रेसिंग ऑफ ओर, ठीक है? ड्रेसिंग, नंबर 1 का काम तो ये होता है इसके साथ में। दूसरा जो हमसे काम करवाते हैं, दूसरा काम एक बार कंसंट्रेशन हो गई ओर की, फिर हम क्या करते हैं, हम उसमें से मेटल को एक्सट्रैक्ट करते हैं, एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल, ठीक है? उसमें से मेटल को एक्सट्रैक्शन करेंगे, एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल, ये कैसे करेंगे? इसके भी प्रोसेस होते हैं। पहले तो हम इसे जो ओर बनता है उसे ऑक्साइड फॉर्म में मतलब उसे ऑक्साइड फॉर्म में लेके आते हैं, फिर उसको रिडक्शन करते हैं और आगे काफ़ी सारी उसमें बीच में प्रोसेस होती है, वो डिटेल में डिस्कस करेंगे आगे वीडियो में। तीसरा जो एक बार मेटल एक्सट्रैक्ट करने के बाद हमारा मेटल आ जाता है प्योर फॉर्म में, मतलब नॉट दैट मच प्योर, उसे प्योर करते हैं। तीसरा स्टेप ही होता है प्योरिफिकेशन ऑफ मेटल, ठीक है? तीसरा स्टेप क्या होता है हमारे पास? प्योरिफिकेशन ऑफ मेटल। तो ये 3 मेजर स्टेप होते हैं, जिनसे हम अपनी मेटल को एक मिनरल से या एक ओर से, ऑब्वियसली एक ओर से हम मेटल को निकालते हैं और इस पूरी प्रोसेस के पूरे फ्लो चार्ट को हम क्या कहते हैं? मेटलर्जी, ठीक है? एज़ अ होल ये मेटलर्जी होती है। अब कंसंट्रेशन ऑफ ओर कैसे करी जाती है? क्या प्रोसेस होती है? क्या प्रोसीजर्स हैं कंसंट्रेशन करने के? ये हम डिस्कस करेंगे अगले पेज में। तो सबसे पहले तो हम यहाँ पे एक हेडिंग डाल लेते हैं, कंसंट्रेशन। ठीक है? ये कंसंट्रेशन है। कंसंट्रेशन का सबसे पहला तरीका, और जो आपने पढ़ भी रखा होगा शायद 12th में आपके, फिर भी यहाँ पे पढ़ना है हमें, वो होता है ग्रेविटी सेपरेशन, ठीक है? ग्रेविटी सेपरेशन, ये होता है ग्रेविटी सेपरेशन, ओके? तो इसमें होता क्या है, एक जो इसका बेसिक प्रिंसिपल है वो इस ग्रेविटी पे ही डिपेंड करता है, क्योंकि अगर हम कोई ऐसा ओर लेते हैं जिसमें कोई ऐसी इम्प्योरिटी है जो इम्प्योरिटी और जो हमको मतलब उसमें से निकालना है, उसकी डेंसिटी में जो डिफरेंस होता है, अगर एक रीजनेबल अमाउंट का डिफरेंस है दोनों में, तो हम उसमें ग्रेविटी सेपरेशन यूज करते हैं, ठीक है? ग्रेविटी सेपरेशन उसमें हम यूज कर सकते हैं अगर उनकी डेंसिटी में एक अच्छा खासा डिफरेंस है, ठीक है? करते क्या है, ज़्यादातर ये होता है ना, ऑक्साइड ओर्स के लिए यूज़ किया जाता है, जैसे कि आपका हो गया Fe2O3, ठीक है? इन सब में इम्प्योरिटीज़ कैसी होती है, सिलिशियस इम्प्योरिटीज़ को रिमूव करने के लिए हम इसमें यूज़ करते हैं ग्रेविटीमेट्रिक सेपरेशन का। तो सबसे पहले क्या करते हैं, एक हमारे पास apparatus होता है जिसे बोलते हैं विल्फले टेबल। कुछ इस तरीके का शेप होता है, मैं आपको बना के दिखाता हूँ। शेप इसका कुछ इस तरीके का होता है। इस तरीके का इसका शेप रहता है और यहाँ पे ये कर्व जैसे दे दिए जाते हैं, इस एरिया में कर्व होते हैं। ये कर्व होते हैं इसलिए कि सेपरेशन हमको कंटिन्यूअस करना होता है, और यहाँ पे ऊपर से एक फनल लगा दी जाती है जिसमें हम क्रश्ड ऊर यहाँ पे डालते हैं और यहाँ से वाटर की करंट दी जाती है। मतलब एक काफ़ी ज़्यादा स्पीड से वाटर फ्लो करता है यहाँ से, और हमारा ऊर जब यहाँ पे इस सरफेस पे गिरता आकर के, अब होता क्या है, यहाँ से वाटर की करंट आती है, इस ऊर को वो एज़ अ एकदम वॉश करती है। तो ये जो कर्व बने रहते हैं यहाँ पे, ये क्या करते हैं, जिस भी पार्टिकल का अ, जो डेंसिटी होती है वो हाई होती है ना, तो वो क्या करता है, वो जितना जिसका डेंसिटी ज़्यादा होगा उसका ऑब्वियसली उसका मास उतना ज़्यादा होगा। मास ज़्यादा होगा तो उस पे ग्रेविटी ज़्यादा लगेगी।
ठीक है, ये बेसिक प्रिंसिपल्स आपने पढ़ रखे होंगे शायद 9th 10th में आपने, ठीक है, फिजिक्स में। तो जिसका ज़्यादा मास ज़्यादा होगा वो उस पे ग्रेविटी ज़्यादा लगेगी और उस ज़्यादा स्पीड से नीचे आ सकेगा, और यहाँ पर उसके वो यहाँ से फॉल आउट करता है और यहाँ पे हम उसे अलग एक कंटेनर में एक्सट्रैक्ट कर लेते हैं, ठीक है। तो ये पहला प्रोसीजर हो गया हमारा कंसंट्रेशन करने का, ग्रेविटी सेपरेशन, ठीक है। दूसरा प्रोसीजर क्या है, दैट इज अवर मैग्नेटिक सेपरेशन, ठीक है। दूसरा हमारे पास आता है मैग्नेटिक सेपरेशन। इसमें क्या कर सकते हैं हम, इसमें जो सबसे पहला डिफरेंस होता है ओर और इम्प्योरिटी में, उसमें मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज में डिफरेंस होना चाहिए। अगर आपका ओर मैग्नेटिक है तो उसकी जगह पे इम्प्योरिटी नॉन मैग्नेटिक होनी चाहिए। अगर इम्प्योरिटी मैग्नेटिक ले रहे हैं तो ओर आपका मैग्नेटिक होना चाहिए। इसका जो apparatus होता है, एक बेल्ट होती है, कन्वेयर बेल्ट, जो दो ऐसे व्हील्स के बीच साथ में लगाई जाती है, लाइक दिस, ठीक है। अब यहाँ से एक फनल के थ्रू उसमें ओर डाला जाता है, ठीक है। अब ये कन्वेयर बेल्ट क्या करती है, इसके साथ में और ये जो व्हील्स होते हैं ना, ये मैग्नेटिक व्हील्स होते हैं, ये मैग्नेटिक व्हील्स होते हैं। जब ये ओर और उसके साथ में ये क्रश्ड ओर और ऊपर से इम्प्योरिटी डाली जाती है, और ये जो इम्प्योरिटी, अगर हमारी लेट्स सपोज यहाँ पे हमने एग्जांपल लेते हैं कि जो हमारी इम्प्योरिटी है वो मैग्नेटिक है और जो ओर है दैट इज नॉन मैग्नेटिक। तो इस केस में क्या होगा, एक कंटेनर हम यहाँ पे रखा होता है और एक कंटेनर थोड़ा सा इससे दूरी पे रखते हैं। तो जो भी नॉन मैग्नेटिक पार्टिकल्स होते हैं वो तो जैसे ही इस बेल्ट से यहाँ पे आते हैं तुरंत फॉल आउट कर जाते हैं, ठीक है, क्योंकि उस पे मैग्नेट का कोई तो इफेक्ट है नहीं। और जो भी मैग्नेटिक चीज होती है, मैग्नेटिक, वो क्या होती है, वो सीधा थोड़ा सा यहाँ से ब्लेंड होके यहाँ पे इसमें गिरती है। थोड़ा सा अगर मैंने दूर बना दिया ऐसे तो मैं थोड़ा सा इरेज करके इसे सही जगह कर देता हूँ, वेट फॉर अ मिनट। तो वो यहाँ पे एक कंटेनर रहता है, वो यहाँ पे फॉल आउट कर दिया गया सीधा, ठीक है। तो ये मैग्नेटिक व्हील्स के कारण होता है, क्योंकि भाई जो भी मैग्नेटिक चीज है वो यहाँ से अगर आ रही है, वो यहाँ फॉल आउट करने के बजाय अब चूंकि इसका अट्रैक्शन रहता है ना यहाँ से, ये अट्रैक्ट करता रहता है। लेकिन चूंकि ग्रेविटी भी लग रही होती है तो एक एक्सटेंट के बाद वो सारे पार्टिकल्स गिरते हैं, लेकिन फिर वो इतना इजीली नहीं गिर सकते जितना इजीली ये पार्टिकल्स, नॉन मैग्नेटिक पार्टिकल, तुरंत गिर जाते हैं। तो इसलिए वो इतनी दूरी पे आने के बाद इस कंटेनर में स्टोर हो जाते हैं, और जो नॉन मैग्नेटिक है वो पास वाले कंटेनर में हो जाते हैं। तो इसके लिए सबसे बड़ा जो हमारे पास क्राइटेरिया है वो यही है कि दोनों की इम्प्योरिटी और दोनों की प्रॉपर्टीज, मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज डिफरेंट होनी चाहिए। और तीसरा तरीका हमारे पास होता है फ्रॉथ फ्लोटेशन मेथड। अब हम पढ़ेंगे फ्रॉथ फ्लोटेशन मेथड के बारे में। ये एक प्रोसेस होती है कंसंट्रेशन के लिए ही। क्या करते हैं इसमें, ये स्पेसिफिकली पहली बात तो सल्फाइड ओर्स के लिए ही यूज़ की जाती है। तो ये आप ध्यान में रखिएगा कि ये जो स्पेसिफिक है ये सल्फाइड ओर के लिए, ठीक है। मैं यहाँ पे लिख देता हूँ सल्फाइड ओर्स ओनली, ओके। अब इसमें क्या होता है, इस प्रोसेस में क्या करते हैं हम, सल्फाइड ओर्स और उसमें जो सिलिशियस इम्प्योरिटीज रहती हैं उनको अलग अलग करके और हम सल्फाइड और का कंसंट्रेशन करते हैं। कैसे करते हैं, सबसे पहले तो हम इस मेथड का प्रिंसिपल देख लेते हैं। जो ये लाइन लिखी हुई है, ये इसका प्रिंसिपल है कि इट इज बेस्ड अपॉन द डिफरेंशियल वेटिंग ऑफ द ओर बाय ऑयल एंड इम्प्योरिटी बाय वाटर। अब इस लाइन का क्या मतलब हुआ, इस लाइन का ये मतलब है कि जो इम्प्योरिटी और जो हमारा ओर है, इसकी जो एक्सटेंट है या कह लें कि इनकी जो टेंडेंसी है, ये वेटिंग की जो टेंडेंसी होती है ओर की होती है ऑयल में, और जो इम्प्योरिटीज होती है उनकी वेटिंग की टेंडेंसी वाटर में होती है, ठीक है। तो इसी प्रिंसिपल पे ये मेथड वर्क करता है। अब कौन से ऑयल है क्या है ये सब आगे अभी हम इस मेथड में देखेंगे, ठीक है।
तो आगे हम देखते हैं, यहाँ पे एक इमेज बनी हुई है, मैं आपको दिखाता हूँ ये। तो इस मेथड में क्या करते हैं, हमारे पास एक ऐसा कंटेनर होता है बड़ा सा। इस कंटेनर में हम क्या क्या डाल देते हैं, सबसे पहले तो उसमें वाटर कंटेंट भरा रहता है, ठीक है, वाटर होता है। उसमें हम अपना पाउडर फॉर्म में ओर डालते हैं। ये ओर डालने के बाद पाइन ऑयल डालते हैं, या उसमें अल्टरनेटिवली हम उसमें यूकेलिप्टस ऑयल भी डाल सकते हैं, क्रिसॉल्स भी डाल सकते हैं, और एक दूसरे अल्टरनेटिव फॉर्म होते हैं, ठीक है, वो हम डाल सकते हैं। उसके बाद इसमें एक चीज डालते हैं, एक केमिकल होता है सोडियम एथाइल जेंथेट, ठीक है। ये एज अ कलेक्टर काम करता है, ठीक है। अब क्या कलेक्टर होता है, अभी हम इसका अलग से डिटेल में पढ़ लेंगे क्या होता है कलेक्टर का काम। ये कलेक्टर का काम करता है, और फिर इसमें क्या करते हैं, हम एयर बबल्स जनरेट कर देते हैं, ठीक है। अब इस कंटेनर में जो ये रेड लाइन से दिखाया गया हुआ है, ये एक इंटरफेस बन जाता है, जो बबल्स है ऊपर और नीचे वाटर कंटेंट है, ठीक है। अब सोडियम एथाइल जेंथेट का क्या काम है, वो हम देख लेते हैं। ये ऊपर जो मॉलिक्यूल आपके सामने लिखा हुआ है, ये सोडियम एथाइल जेंटेट है, CH3 CH2 OC, और 2 सल्फर एडेड है वहां पे। तो इसमें जो इसका फीचर है वो ये है कि इसी एक ही मॉलिक्यूल में इसके दो पार्ट होते हैं, और दो पार्ट में से एक पार्ट हाइड्रोफिलिक होता है और एक हाइड्रोफोबिक होता है। अब हमारे पास एक सरफेस ऐसा है, यहाँ पर कंटेनर में एक सरफेस ऐसा है जो वाटर और बबल यानी कि एयर वाटर एयर सरफेस है, ठीक है। तो सोडियम एथाइल जेंथेट का जो मेन काम है वो यही है कि वो इस इंटरफेस पे रहता है, ठीक है। वो इस इंटरफेस के बीच में रहता है। जो हाइड्रोफिलिक पार्ट है वो वाटर कंटेंट में डूबा हुआ रहता है, और जो हाइड्रोफिलिक पार्ट है वो वाटर कंटेंट में रहता है, और जो हाइड्रोफोबिक पार्ट है वो आपका बबल्स में रहता है, ठीक है। अब होता क्या है, जो हाइड्रोफिलिक पार्ट यहाँ पर है जिसमें सल्फर है, ये क्या करता है, ये हमारे सल्फाइड ओर को अट्रैक्ट करता है और उसके साथ में बाइंड रहता है। सल्फाइड ओर के जो पार्टिकल्स रहते हैं वो इस हाइड्रोफिलिक पार्ट के साथ में बाइंड हो जाते हैं, और हाइड्रोफिलिक पार्ट के साथ में बाइंड होते हुए, अब क्योंकि हाइड्रोफिलिक पार्ट तो हमेशा बबल्स में रहेगा, एयर में रहेगा, और हाइड्रोफिलिक पार्ट वाटर में रहेगा। तो जितना भी कंटेंट वाटर में रह रहा होता है, मतलब सॉरी, जो सल्फर का कंटेंट होता है, जो सल्फाइड ओर्स होती हैं, वो इस हाइड्रोफिलिक पार्ट के साथ में जुड़ जाती हैं, और वो वहां पर एक तरीके से कह लेते हैं, अब लटक जाती है। मैं आपको दिखाता हूँ कैसे हो सकता है ये। जैसे कि मान लेते हैं, ये हमारा हाइड्रोफोबिक पार्ट है, ये हाइड्रोफोबिक पार्ट है, और यहाँ पर हाइड्रोफिलिक पार्ट है, ये वाटर कंटेंट के नीचे एकदम वाटर वाटर कंटेंट में। अब यहाँ पर हमारा एक इसका कलर चेंज करके हम आपको दिखाते हैं। जैसे कि मान लेते हैं हमारा कोई सल्फाइड ओर है, उसका ये पार्टिकल इस हाइड्रोफिलिक पार्ट से अटैच हो जाता है, ठीक है। ये ग्रीन आपको दिखाया गया है सल्फाइड ओर, ठीक है। उसका ये हाइड्रोफिलिक पार्ट के साथ में ऐड हो जाता है वो सल्फाइड ओर। अब क्या है, इस फ्रोथ में वो हाइड्रोफोबिक पार्ट जुड़ा रहता है, ठीक है। अब फ्रोथ हम क्या करते हैं, सिंपली वो पूरी की पूरी फ्रोथ अलग निकाल ली जाती है इस कंटेनर से, और उसको वहां पर वाटर से वॉश करके और फिर उसे ड्राई कर लिया जाता है। क्योंकि होता क्या है कि पहले से जितना मॉलिक्यूल ये सोडियम एथाइल जेंथेट के जितने मॉलिक्यूल्स उसमें स्टक हो चुके होते हैं, उनके साथ साथ में ये सल्फाइड ओर के पार्टिकल भी लगे हुए होते हैं। तो जब हम उनको निकालते हैं एयर बबल को, जब पूरी फ्रॉथ को निकाला जाता है, तो उसके साथ में ये स्टक हुए मॉलिक्यूल भी चले जाते हैं, और उन्हीं के साथ में स्टक हुआ ये जो सल्फाइड ओर का पार्टिकल है वो भी चला जाता है। इसी तरीके से वो अलग निकाल के उसे हम ड्राई करके सुखा लेते हैं, और वो हम मेटल मतलब काफी ज्यादा प्योर फॉर्म में हम मेटल पा जाते हैं, ठीक है। ये इसका सिंपल प्रोसीजर होता है। अब एक दो चीजें और इसमें है, जो कुछ टर्म्स आपने सुनी होंगी। एक होता है डिप्रेसेंट और एक होता है एक्टिवेटर, ठीक है। वो क्या है, वो भी हम डिस्कस कर लेते हैं कि डिप्रेसेंट और एक्टिवेटर क्या है। सबसे पहले हम एक्टिवेटर देखते हैं क्या है। एक वर्ड आता है एक्टिवेटर, ओके। एक्टिवेटर क्या होता है, ये एक ऐसा सब्सटेंस होता है जो कलेक्टर की कुछ नहीं करता है, कलेक्टर की इफिशियंसी बढ़ा देता है। मतलब कलेक्टर का काम क्या है, कलेक्टर का काम है मैक्सिमम नंबर ऑफ जो सल्फाइड ओर के पार्टिकल है उनको बाहर ले जाना, या मतलब उनको अपने साथ में बाइंड कर लेना, ठीक है। तो क्या क्या होता है, कभी कभी कुछ ऐसे सल्फाइड ओर्स होते हैं जिनकी फ्लोटिंग टेंडेंसी
जो होती है वो कम होती है, पुअर होती है, ठीक है। जैसे कि फॉर एग्जांपल हम ले सकते हैं कि जेडएनएस की जो फ्लोटिंग टेंडेंसी होती है वो कम होती है, फ्लोटिंग टेंडेंसी जो होती है इसकी कम होती है। तो और कंपेरेबल टू अगर हम देखें सीयूएस, इसकी जो फ्लोटिंग टेंडेंसी होती है ये जेडएनएस से ज्यादा होती है, सॉरी उल्टा मार्क बना दिया मैंने, ये इससे ज्यादा होती है, ठीक है। तो इस केस में क्या करते हैं हम कोई एक सब्सटेंस डाल देते हैं। जब हम जेडएनएस का कंसंट्रेशन करते हैं तो हम उसमें एक ऐसा सब्सटेंस डाल देते हैं जिससे कि सीयूएस की लेयर उस पे एक आ जाती है। जब जेडएनएस पे सीयूएस की लेयर आ जाएगी तो होगा क्या, क्योंकि सीयूएस की जो फ्लोटिंग टेंडेंसी है वो ज्यादा है, तो इस हिसाब से वो एक अच्छे तरीके से एक मैक्सिमम एक्सटेंट के साथ में फ्लोट कर सकेगा। और जितना ज्यादा वो फ्लोट करेगा उतना ज्यादा अमाउंट हमारे पास उस फ्लोथ में कलेक्ट हो जाएगा, और फिर फ्लोथ में ऑब्वियस सी बात है कि उसमें ज़्यादा अमाउंट हम सल्फाइड उस ओर का निकाल सकते हैं, ठीक है। होता क्या है, हम जेडएनएस की रिएक्शन करवा देते हैं CuSO4 के साथ में, ठीक है। तो इसे होता क्या है कि जेडएनएस के ऊपर एक CuSO4 की सॉरी CuS की एक लेयर चढ़ जाती है। ये लेयर क्या करती है, फ्लोटिंग टेंडेंसी को बढ़ा देती है, और फ्लोटिंग टेंडेंसी बढ़ जाने के कारण होता क्या है कि काफी ज्यादा एक्सटेंट में फ्लोथ के अंदर ये सल्फाइड ओर चला जाता है, और इस हिसाब से फिर हम एक हैंडसम अमाउंट ऑफ ओर कलेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। दूसरा एक वर्ड आता है, दैट इज अवर डिप्रेसेंट, ओके। डिप्रेसेंट, जैसे कि इसके नाम से ही दिख रहा है कि कुछ डिप्रेस सा करने वाली चीज है। और हाँ, ये सच में डिप्रेस ही करता है। क्या करता है डिप्रेस, कभी कभी क्या होता है कि कोई कोई जो सल्फाइड ओर्स होते हैं उनकी फ्लोटिंग टेंडेंसी ज्यादा होती है, और जो उसमें इम्प्योरिटीज ऐड होती है उनकी उनसे भी ज्यादा फ्लोटिंग टेंडेंसी होती है। जैसे कि फॉर एग्जांपल हम देख लेते हैं, जो हमारे पास पीबीएस होता है सल्फाइड और गलेना, इसमें कभी कभार जेडएनएस एज अ इम्प्योरिटी पाया जाता है, एसोसिएटेड रहता है। और जेडएनएस की जो फ्लोटिंग टेंडेंसी है, फ्लोटिंग टेंडेंसी जो जेडएनएस की फ्लोटिंग टेंडेंसी होती है वो पीबीएस से थोड़ी सी ज्यादा होती है। अब एक हमारे पास समस्या आ गई कि भाई हम तो एक्सट्रैक्शन करने आए थे पीबीएस का, ठीक है। और चूंकि फ्लोटिंग टेंडेंसी जेडएनएस की ज्यादा है, चूंकि वो इम्प्योरिटी है, तो होगा क्या, जेडएनएस ज्यादा एक्सटेंट में फ्रोथ में पहुंच जाएगा, जो कि हमारी रिक्वायरमेंट नहीं है। हमारी रिक्वायरमेंट है पीबीएस, ठीक है। तो अब पीबीएस की फ्लोटिंग टेंडेंसी है कम, तो हम क्या करते हैं, हम उसमें एक डिप्रेसेंट मिला देते हैं। जैसे कि इस केस में क्या करते हैं, हम एक सॉल्ट NaCN या KCN से इसकी रिएक्शन करवा देते हैं, किसकी, इस पूरे पीबीएस प्लस जेडएनएस की। तो होता क्या है, हम देखते हैं कि पीबीएस जो गलेना है ये NaCN या KCN के साथ में कोई रिएक्शन नहीं देता है, ठीक है। इसके साथ में इसकी कोई रिएक्शन नहीं होती है, और ये जेडएनएस के साथ में मिलकर के एक कॉम्प्लेक्स बना लेता है, ठीक है। तो जब ये एक कॉम्प्लेक्स का फॉर्मेशन कर लेगा तो होगा क्या, हमारा क्या फायदा है इससे, हमारा ये फायदा है कि अभी तक क्या था, जेडएनएस जो था वो फ्लोट करके सॉरी वो इंटरेक्ट कर रहा था सोडियम एथाइल जेनथेट के साथ में और फ्लोथ में चला जा रहा था, और चूंकि उसे पीबीएस रोक भी नहीं पा रहा था क्योंकि फ्लोटिंग टेंडेंसी जेडएनएस की ज्यादा थी। अब क्या है, अब NaCN हमने मिला दिया एज अ डिप्रेसेंट, तो वो क्या करेगा, वो जेडएनएस पहले जाकर के NaCN के साथ में एक कॉम्प्लेक्स बना लेगा, और वो कॉम्प्लेक्स उसी तरीके से उसी कंटेनर में पड़ा रहेगा अलग थलग। लेकिन हमारे पास बच गया पीबीएस, पीबीएस ने तो रिएक्ट किया नहीं, पीबीएस ही हमारा रिक्वायरमेंट है जो कि हमको कंसंट्रेशन जिसका करना है। तो ये पीबीएस जाकर के उस फ्रोथ में अब जाके स्टक हो सकता है, और फ्रोथ के साथ हम इसे बाहर निकाल सकते हैं। तो इस तरीके से हम डिप्रेसेंट का यूज करते हैं फॉर डिप्रेसिंग किसी इम्प्योरिटी के फ्लोटिंग टेंडेंसी को डिप्रेस करने के लिए, ठीक है। होप आपके समझ में आया होगा। तो ये तो हो गए हमारे कंसंट्रेशन के तरीके, ठीक है, कि हम कैसे ओर्स को का कंसंट्रेशन कर सकते हैं, जिन्हें हम ड्रेसिंग भी बोलते हैं कहीं कहीं पे, कि तो हम कैसे उसकी ड्रेसिंग करते हैं। अब हमारे पास नेक्स्ट जो स्टेप है हमने जो पढ़ा हुआ था, जैसे कि मैं आपको दिखा दूं, हमने यहाँ पे देखा था कि पहला तो स्टेप होता है मेटलर्जी में कंसंट्रेशन ऑफ ओर्स, ठीक है, जो हमने लगभग कंप्लीट कर लिया है।
लगभग क्या हमने कंप्लीट ही कर लिया है। और दूसरा स्टेप अब हम करेंगे जो होता है एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल्स। तो इस एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल्स में क्या करते हैं, पहले तो हम अपना जो भी हमारे पास जो कंसंट्रेशन के बाद हमारे पास जो सब्सटेंस आता है, जो ओर आता है, उसका हम ऑक्साइड फॉर्मेशन करते हैं। ठीक है, इसका ऑक्साइड फॉर्मेशन करेंगे। अब ये ऑक्साइड फॉर्म हो जाएगा, उसके बाद हम इसको रिडक्शन करेंगे, इसका इन ऑक्साइड का रिडक्शन करेंगे, तब हमारे पास प्योर फॉर्म में मेटल आएगी। ठीक है, फिर उसके बाद प्योरिफिकेशन करेंगे। तो चलिए हम देख लेते हैं कि हम जो हमारे पास इसके बाद इन सारे प्रोसेस के बाद कंसंट्रेशन करने के बाद जो हमारे पास और आ रहा है, उसका हम ऑक्सीडेशन कैसे करते हैं। ठीक है, आया होता है जिसे हमने अभी तक कंसंट्रेट किया था, ठीक है, उसका हम करते हैं ऑक्सीडेशन, उसका मेटल ऑक्साइड फॉर्म करते हैं। ठीक है, तो मेटल ऑक्साइड फॉर्म करने के लिए हमारे पास दो मेथड होते हैं। पहला तो है रोस्टिंग एंड सेकंड होता है कैल्सिनेशन। दोनों सिमिलर प्रोसेस हैं लगभग, बस एक माइनर सा डिफरेंस होता है, वो हम अभी आगे देख लेते हैं। तो हम सबसे पहले रोस्टिंग पढ़ेंगे। रोस्टिंग में क्या होता है, it is the process in which the concentrated ore is heated to a high temperature just below its fusion temperature in presence of excess of air। ये एक मैं हाईलाइट कर दे रहा हूँ, ये इंपॉर्टेंट पार्ट है इस पूरी रोस्टिंग का। मतलब कैल्सिनेशन और रोस्टिंग में इसी चीज का डिफरेंस होता है मेनली। वो क्या है, प्रेजेंस ऑफ एयर एंड एब्सेंस ऑफ एयर। रोस्टिंग में क्या होता है, जो हीटिंग होती है, जो कंसंट्रेटेड ओर है, उसको हम जब हाई हाई टेम्परेचर पे हीट करते हैं, और एक प्रिकॉशन होता है कि जो मेटल है, जो हमको जो हमारी टारगेट मेटल है, जो हमें वहां से एक्सट्रैक्ट करनी है, उसके फ्यूजन टेम्परेचर से कम टेम्परेचर तक, बिलो टेम्परेचर तक हमको उसको हीट करना होता है इन प्रेजेंस ऑफ एक्सेस ऑफ एयर। ठीक है, ये है रोस्टिंग। तो मेनली ये सल्फाइड ओर्स के लिए यूज की जाती है। होता क्या है, सल्फाइड ओर्स हम लेते हैं, कंसंट्रेटेड सल्फाइड ओर लेते हैं, मेटल सल्फाइड, और एयर की एक्सेस में उसे हम हीट कर देते हैं। ठीक है, प्रेजेंस ऑफ एयर में, और मेटल ऑक्साइड हमारे पास फॉर्म हो जाता है, और SO2 हमारे पास निकल जाता है SM50। ठीक है, आगे क्या होता है, कभी कभी क्या होता है, इसमें एक केस बनता है कि एलिवेशन इन ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ ऑक्साइड्स में आल्सो अकर। होता क्या है कि कुछ ऑक्साइड फॉर्म में पहले से ही और हमारे पास होता है, जैसे कि FeO कोई ऑक्साइड फॉर्म में रहता है, तो क्या होता है, वो इसमें इस रोस्टिंग प्रोसेस में अपनी हायर ऑक्सीडेशन स्टेट में चला जाता है, जैसे कि वो Fe2O3 का फॉर्मेशन कर लेता है। ठीक है, और केस हमारे पास हो सकते हैं कि कुछ इम्प्योरिटीज ऐसी होती हैं, सब इम्प्योरिटीज वोलेटिलाइजेस बाय द फॉर्मेशन ऑफ देयर वोलेटाइल ऑक्साइड्स, जैसे कि सल्फर की इम्प्योरिटीज होती हैं। ठीक है, या आर्सेनिक की इम्प्योरिटीज होती हैं, ये अपने इनके जो ऑक्साइड्स होते हैं, जो वोलेटाइल ऑक्साइड्स होते हैं, उनका फॉर्मेशन रहता है। क्योंकि यहाँ पे हो क्या रहा है, एक्चुअली यहाँ पे ऑक्साइड्स का ही फॉर्मेशन है ना, मेटल ऑक्साइड फॉर्म कर रहे हैं रोस्टिंग में। तो कुछ ओर्स में अगर सल्फर की या आर्सेनिक की इम्प्योरिटीज हैं, या ऑर्गेनिक मैटर की भी इम्प्योरिटीज कुछ होती हैं, तो वो अपने ऑक्साइड्स के फॉर्मेशन कर लेती हैं, और वो वोलेटाइल ऑक्साइड्स क्या कहते हैं, वहां से इवापोरेट हो जाते हैं। ठीक है, जैसे कि सर SO2 की फॉर्मेशन हो जाती है। ठीक है, या AH2O3 की फॉर्मेशन हो जाती है, कार्बन डाइऑक्साइड बन जाता है। ऑर्गेनिक मैटर है तो कार्बन डाइऑक्साइड और H2 इजीली वहां से निकल सकते हैं। ठीक है, इस तरीके से क्या होता है, हमारा मेटल जो होता है, जो हमारा कंसंट्रेटेड मेटल होता है, वो ऑक्साइड फॉर्मेशन कर लेता है, और मोर प्योर स्टेट में आ जाता है, ऑक्साइड फॉर्मेशन कर लेता है। दूसरा तरीका है हमारे पास कैल्सिनेशन, जो लगभग सेम ही है रोस्टिंग के, बस डिफरेंस कहाँ पर आता है, वो डिफरेंस आता है अब्सेंस ऑफ एयर। अभी हमने क्या पढ़ा था, प्रेजेंस ऑफ एयर, बट यहाँ पर केस क्या हो जाता है, यहाँ पर एयर की अब्सेंस होती है कैल्सिनेशन में। ठीक है, बाकी डिफिनेशन पूरी सेम है। इट इज द प्रोसेस इन विच द कंसंट्रेटेड ओर इज हीटेड टू अ हाई टेम्परेचर। इसमें भी बात है, जस्ट बिलो इट्स फ्यूजन टेम्परेचर, जो हमें मेटल, हमारा टारगेट मेटल है, उसके फ्यूजन टेम्परेचर से कुछ कम टेम्परेचर पे ही हमको उसको हीट करना होता है। अदरवाइज होता क्या है, जो मेटल ऑक्साइड, जो मेटल हमारा होगा, जो हमारा टारगेट मेटल है, ऑक्साइड फॉर्मेशन की जगह वो मेल्ट हो जाएगा। ठीक है, वो ऑक्साइड फॉर्मेशन नहीं हो पाएगा उसका, वो मेल्ट हो जाएगा। इसीलिए उसके फ्यूजन टेम्परेचर से कुछ टेम्परेचर नीचे ही रखते हैं। ठीक है, जिससे कि वो मेल्ट ना हो पाए। ठीक है, ये होता है रीजन। और अब्सेंस ऑफ एयर में करते हैं, ये मेजर डिफरेंस है कैल्सिनेशन और रोस्टिंग के बीच में। बाकी सारा प्रोसेस सेम है। और वो सल्फाइड ओर्स के लिए मेनली यूज किया जाता था, और ये कार्बोनेट्स के लिए यूज किया जाता है। होता क्या है, मेटल कार्बोनेट लेते हैं, उसे हीट करते हैं, वो मेटल ऑक्साइड बना देता है, और कार्बन डाइऑक्साइड वहां से रिलीज हो जाती है। ठीक है, और हाइड्रेटेड ओर्स जो होती हैं,
हाइड्रेटेड ओर्स या हाइड्रोक्साइड वो एनहाइड्रस हो जाती है बाय कैल्सिनेशन। अगर कुछ कोई ऐसी हमारे पास ओर है जहाँ पर वाटर मॉलिक्यूल्स उसमें है पहले से मौजूद, जैसे कि हमारे पास लिमोनाइट की एक लिमोनाइट ओर होता है, ये Fe2O3.3H, जिसमें वाटर के 3 मॉलिक्यूल्स वहाँ प्रेजेंट रहते हैं। तो क्या करते हैं हम इसका कैल्सिनेशन कर देते हैं, जिससे होता क्या है, ये 3 वाटर मॉलिक्यूल अलग हो जाते हैं, ठीक है। और हमारे पास कुछ ऐसे ओर्स भी होते हैं जो हाइड्रोक्साइड फॉर्म में होते हैं, तो वो भी वाटर मॉलिक्यूल्स रिलीज कर देते हैं जब हम कैल्सिनेशन करते हैं, ठीक है। वो अपना ये फॉर्म कर लेते हैं अपना नॉर्मल ऑक्साइड, ठीक है। ये हो गया। और कुछ इम्प्योरिटीज ऐसी भी होती हैं सल्फर और आर्सेनिक की और एंटीमनी की, जो अपनी एलिमेंटल फॉर्म में भी वोलेटिलाइज हो जाती है, ठीक है। तो ये तो हमारे पास प्रोसेस थी फॉर फॉर्मेशन ऑफ मेटल ऑक्साइड्स, ठीक है। ये मेटल ऑक्साइड्स हम बना देते हैं रोस्टिंग से, कैल्सिनेशन से। आई होप यहाँ तक आप लोगों को क्लियर होगा। हम एक बार रिकैप दे देते हैं क्या किया हमने। हमने रोस्टिंग की। रोस्टिंग एक मेथड है ऑक्साइड फॉर्मेशन के लिए। को किसी भी कंसनट्रेटेड ओर को लिए, स्पेशली हम रोस्टिंग में सल्फाइड ओर्स का ही सल्फाइड कंसनट्रेटेड ओर्स पहले लेते हैं और उनको एयर की प्रेजेंस में हीट करते हैं, ठीक है। जस्ट बिलो इट्स फ्यूजन टेम्परेचर, फ्यूजन टेम्परेचर से नीचे होना चाहिए, ठीक है। अब हीट करने के बाद मेटल ऑक्साइड फॉर्म हो जाता है और SO2 वहां से रिलीज हो जाता है, ठीक है। दूसरा पॉइंट हमने देखा कि होता क्या है, कभी-कभी कुछ ऐसी भी हमारे पास कंसंट्रेटेड ओर्स होती हैं, जहाँ पर वो अपना ऑक्साइड फॉर्मेशन पहले से उनमें हो रखा होता है। तो वो ऑक्साइड क्या करती है, यहाँ पर रोस्टिंग में जब ऑक्सीडेशन होता है उसका, तो वो अपनी हाई स्टेट्स में चली जाती है, ठीक है। जैसे कि एक एग्जांपल हमने देख लिया। और एक और पॉइंट होता है कि सम इम्प्योरिटीज वोलेटिलाइजेस बाय द फॉर्मेशन ऑफ देयर वोलेटाइल ऑक्साइड्स। अब हमने देख लिया कि सल्फर हो गया, आर्सेनिक हो गया, कुछ ऑर्गेनिक मैटर्स भी होते हैं जो वहाँ पर एज ए इम्प्योरिटी प्रेजेंट होते हैं और वो अ, अपने वोलेटाइल ऑक्साइड की फॉर्मेशन कर लेते हैं, जिससे कि वो वहाँ से वोलेटाइज हो जाते हैं, हमारा प्योर मेटल हमको मिल जाता है वहाँ पर, ठीक है, मेटल ऑक्साइड। ऐसे ही कैल्सिनेशन देखा हमने। कैल्सिनेशन का जो मेन डिफरेंस है सेम रोस्टिंग के जैसा ही होता है, बट मेन डिफरेंस वही है कि अब्सेंस ऑफ एयर में करते हैं यहाँ पर हम प्रोसेस पूरा। बाकी हीटिंग तो कर ही रहे हैं और वही फ्यूजन टेम्परेचर से बिलो कर रहे हैं, ठीक है। तो आई होप यहाँ तक क्लियर है आप लोगों को सारे पॉइंट्स। अब हम चलते हैं अपने अगले पेज पर, दैट इज रिडक्शन ऑफ मेटल्स, ठीक है। तो हमने भी देखा था ना कि एक्सट्रैक्शन ऑफ जो यहाँ पर एल्सोयू, हाँ, यहाँ पे हमने देखा था कि एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल का जो सेकंड स्टेप है, इसमें हम पहले तो ऑक्साइड फॉर्मेशन करते हैं, ठीक है। अभी हमारे पास जो मेटल का ऑक्साइड मिल गया, पहले हमने कंसंट्रेशन करा ना, कंसंट्रेशन से हमारे पास मेटल का फॉर्म तो आ गया, लेकिन प्योर मेटल नहीं आया, ठीक है। अब क्या करेंगे, अब हम मेटल एक्सट्रैक्ट करेंगे उस बल्क में से, जो बल्क हमने इकट्ठा किया हुआ है आफ्टर कंसंट्रेशन। ये बल्क में काफ़ी सारा मेटल पड़ा हुआ है, बट मतलब वो अभी प्योर फॉर्म में नहीं है। अब वहाँ से हम मेटल को एक्सट्रैक्ट कर रहे हैं। उसको एक्सट्रैक्ट करने के लिए पहले हमने करा ऑक्सीडेशन, ऑक्साइड फॉर्मेशन किया मेटल का। अब मेटल ऑक्साइड हमारे पास रेडी है, तो हम उसको रिड्यूस करके जो उसको रिड्यूस करके हम क्या करेंगे, अपना मेटल पा लेंगे, ठीक है, गेन कर लेंगे। चलिए देखते हैं रिडक्शन के क्या प्रोसेस होते हैं, ठीक है। तो रिडक्शन पे यहाँ पर हमारे पास काफ़ी सारे प्रोसेस लिखे हुए हैं। जैसे कि पहला है कि कार्बन रिडक्शन, दूसरा है सेल्फ रिडक्शन, तीसरा है थर्माइट रिडक्शन, जिसे हम गोल्डस्मिथ थर्माइट प्रोसेस भी कहते हैं, और इसके बाद है मेटल रिप्लेसमेंट मेथड, इलेक्ट्रोलिटिक रिडक्शन, थर्मल डिकम्पोजिशन मेथड, ठीक है। तो हम एक एक करके सारे ही प्रोसेस देखने वाले हैं। सबसे पहला है दैट इज कार्बन रिडक्शन, ओके। So this is the reduction process takes place in the presence of carbon, that is coke. An impurity is added externally to remove the impurity already present within the ore, known as flux. तो इसे आराम से समझने का आपको ज़रूरत है, क्योंकि काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये। होता क्या है, मेटल ऑक्साइड लेते हैं, जैसे कि हमने अभी फॉर्म कर लिया है मेटल ऑक्साइड काफ़ी सारा वहाँ पर। जो हमारा पिछला स्टेप था जिसमें हमने रोस्टिंग और कैल्सिनेशन करके मेटल ऑक्साइड फॉर्म कर लिया है। हम अपना मेटल ऑक्साइड लेते हैं और उसमें कोक पाउडर मिक्स करते हैं और एक फ्लक्स डालते हैं। अब फ्लक्स क्या है, फ्लक्स यहाँ पे लिखा हुआ है, देखो। इट इज एन इम्प्योरिटी इज एडेड एक्सटर्नली टू रिमूव द इम्प्योरिटी ऑलरेडी प्रेजेंट विद इन द ओर, ठीक है। अब ओर में एक कुछ ना कुछ इम्प्योरिटी तो है ही ना भाई, क्योंकि हम उसे प्योरिफिकेशन कर रहे हैं, दैट मीन्स वहां पर पहले से कुछ इम्प्योरिटी मौजूद है। अब उस इम्प्योरिटी को ही हमको प्योर करना है, ठीक है। उसको निकालना पड़ेगा उस इम्प्योरिटी को।
तो हम एक अलग से एक एक्सटर्नल एडिशन करते हैं एक ऐसी इम्प्योरिटी का, जो उस इम्प्योरिटी के साथ में जो वहाँ पर पहले से ही मौजूद है, उसे हम गैंग बोलते हैं एक्चुअली। जो इम्प्योरिटीज़ पहले से ही मेटल में प्रेज़ेंट रहती हैं, उन्हें हम गैंग बोलते हैं। उस गैंग के साथ में हम एक फ्लक्स ऐड करते हैं, तो क्या होता है, गैंग और फ्लक्स एक साथ रिएक्ट करके स्लैग बना देते हैं, ठीक है? और ये हमारा अलग प्रेसिपिटेट आउट हो जाता है, इसे हम अलग कर लेते हैं और हमारे पास मोल्टेन मेटल हमारा अ, अलग सेपरेट हो जाता है, जो एज़ अ वो रिडक्श अपना वो रिड्यूस हो जाता है, ठीक है? दैट इज़ हमारा वो प्योर मेटल हमको मिल जाता है वहाँ पर, ठीक है? अब क्या हो रहा है, मैं आपको यहाँ पर एग्ज़ाम्पल देके दिखा देता हूँ एक बार। हम सबसे बड़ा मुद्दा हमारे पास ये होता है कि हम फ्लक्स कौन-सा लेंगे और फ्लक्स क्या है, कैसे है, सब समझाते हैं हम आपको। यहाँ पर 2 केस बनते हैं। सबसे पहला केस डिपेंड करता है कि हमारा जो गैंग है, हमारी जो इम्प्योरिटी जिसे हम बोलते हैं, वो कैसा है, उसका नेचर कैसा है। दैट मीन्स नेचर से मतलब मेरा है कि वो एसिडिक है या बेसिक है, क्योंकि अ, उसी हिसाब से हम फ्लक्स भी लेंगे। अगर मान लिया हमारी जो इम्प्योरिटी हम ऐड कर रहे हैं, अगर इम्प्योरिटी जो हमारी है दैट इज़ बेसिक, अगर इम्प्योरिटी हमारी बेसिक है, जैसे कि मान लेते हैं उसमें MnO है या FeO है, ये हमारी इम्प्योरिटीज़ हैं जो कि बेसिक हैं, ठीक है? तो अब हम यहाँ पर इसको एक ऐसा फ्लक्स ले लेंगे जो एसिडिक होगा, ठीक है? तो हम फ्लक्स कौन सा लेंगे, हम उसमें एक एसिडिक फ्लक्स ले लेंगे, ठीक है? एसिडिक फ्लक्स क्या होगा, जैसे कि SiO2 है, P2O5 है, ठीक है? तो ये हम वहाँ पे ले सकते हैं। अब दूसरा केस क्या बन सकता है, दूसरा केस बनेगा हमारे पास, दैट इज अगर हमारी इम्प्योरिटी जो है वो ही एसिडिक है, ठीक है? एसिडिक इम्प्योरिटीज कौन कौन सी हो सकती हैं, जैसे कि SiO2 है, ठीक है? ये एसिडिक इम्प्योरिटी होगी। और फ्लक्स फिर हम क्या लेंगे, अब आप गेस कर चुके होंगे, क्योंकि अगर हमने बेसिक इम्प्योरिटी के साथ में एसिडिक फ्लक्स लिया था, तो एसिडिक इम्प्योरिटी के साथ हम बेसिक फ्लक्स लेते हैं, ठीक है? आई होप आप लोगों को थोड़ा सा क्लियर हो रहा होगा। मैं अभी और क्लियर कर देता हूँ कि हम ऐसा क्यों कर रहे हैं, ठीक है? फ्लक्स बेसिक में क्या हो सकता है, जैसे कि दैट इज MnO हो सकता है या CEO हो सकता है, ठीक है? तो कंसेप्ट क्या है कि जब हम मेटल ऑक्साइड ले रहे हैं, तो उसमें कुछ इम्प्योरिटी है, ठीक है? लेट्स सपोज वो बेसिक इम्प्योरिटी है, इसमें से कोई एक है ना। अब मैं पेन का कलर चेंज कर दूँ थोड़ा सा। हाँ, मान लिया हमने कोई इम्प्योरिटी, कोई हमने एक मेटल ऑक्साइड लिया, उसमें ये इम्प्योरिटी है FeO की, जो कि बेसिक है। तो उसमें हम एक एसिडिक फ्लक्स मिला देंगे, जैसे कि P2O5 मिला देंगे या SiO2 ले लेंगे, कोई भी एसिडिक फ्लक्स वहाँ पे हम मिला लेंगे। तो होगा उससे क्या, वो एसिड और बेस एज अ एक न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन कर लेंगे। आपने एसिड बेस की न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन तो पढ़ी ही होगी। उससे क्या होगा, वो एक अपना अलग का सॉल्ट फॉर्म कर लेंगे, सॉल्ट प्रेसिपिटेट आउट हो जाएगा और वो वहाँ पर वैसा का वैसा ही पड़ा रहेगा और हमारी मेटल जो होगी वो रिड्यूस हो चुकी होगी और वो अपनी मोल्टन स्टेट में वहाँ पे अटेन की कर ली जाएगी, ठीक है? फॉर एग्जांपल जैसे कि आपको एक रिएक्शन लिख के दिखा देता हूँ कि मान लेते हैं CaO हमारा एक कोई बेसिक फ्लक्स है, ठीक है? और जो हम मेटल ऑक्साइड ले रहे हैं, जो हम वहाँ पे ओर ले रहे हैं, उसमें जो इम्प्योरिटी है वो SiO2 की इम्प्योरिटी है, ठीक है? तो SiO2 कौन सी इम्प्योरिटी हो गई, एसिडिक। तो उसके साथ हमने कौन सा फ्लक्स ले लिया, बेसिक। ये फॉर्मेशन कर देगा हमारे पास CaSiO3। ये क्या है, ये है स्लैग। ये स्लैग कंटेनर में प्रेसिपिटेट आउट हो जाएगा, जो भी हम कंटेनर जिसमें ले रहे होंगे उसमें ये प्रेसिपिटेट आउट हो जाएगा। हमारे पास हमारा प्योर मेटल जो भी होगा हमको वो अलग मोल्टन स्टेट में रिड्यूस फॉर्म में मिल जाएगा, ठीक है? तो ये प्रोसेस पूरी होती है कार्बन रिडक्शन की, ठीक है? तो आई होप ये आपको समझ में आया होगा। तो हम अपने नेक्स्ट स्टेप पे चलते हैं, ठीक है? दैट इज आवर सेकेंड रिडक्शन प्रोसेस, सेल्फ रिडक्शन, ठीक है? तो सेल्फ रिडक्शन में क्या होता है, इट इज यूज्ड फॉर द सम ऑफ सल्फाइडोज, ठीक है? सल्फाइडोज के लिए यूज किया जाता है बेसिकली। सो दिस इज द प्रोसेस इन विच नो एक्सटर्नल रिड्यूसिंग एजेंट is used for the reduction. The ore is partially roasted and formed metal oxide reacts with remaining sulfide ore to produce molten metal. इसका क्या मतलब है? इसका मतलब ये हुआ कि इस केस में यहाँ पर जो हमारे पास सेल्फ रिडक्शन जो हो रहा है,
यहाँ पर जो भी ओर हम ले रहे हैं, बेसिकली हम सल्फाइड ओर ले रहे हैं, तो वो उस ओर को रिड्यूस करने के लिए हमें कोई एक्सटर्नल रिड्यूसिंग एजेंट नहीं लेना पड़ रहा है। जैसा कि हम दिखा देते हैं, लास्ट कार्बन रिडक्शन किया था हमने, इसमें हम जो कोक पाउडर ले रहे थे वो एज अ रिड्यूसिंग एजेंट ले रहे थे, ठीक है। कोक पाउडर जो ले रहे थे एज अ रिड्यूसिंग एजेंट ले रहे थे। तो यहाँ पर इस सेल्फ रिडक्शन के केस में क्या होगा, यहाँ पर हम कोई एक्सटर्नल रिड्यूसिंग एजेंट नहीं मिलाते हैं, उसकी जगह पे क्या करते हैं हम, इसमें जो हमारा जो ओर होता है पहले तो थोड़ा सा ऑक्सीडाइज होता है, ठीक है। जैसे कि हमने उसका पहले तो हम रोस्टिंग करेंगे, उसका हम कैल्सिनेशन करेंगे या रोस्टिंग करेंगे, ठीक है। चूंकि सल्फाइड हो रहे हैं तो हम उसका रोस्टिंग ही कर रहे होंगे। तो रोस्टिंग के तुरंत बाद जो थोड़ा सा ऑक्साइड फॉर्मेशन होता है, जो पार्शियल ऑक्साइड ऑक्साइड फॉर्म होता है, वही पार्शियल ऑक्साइड उसी सल्फाइड ओर को तुरंत एज अ रिड्यूसिंग एजेंट काम करने लगता है और उसको उसमें प्रेजेंट सल्फाइड ओर को वो रिड्यूस करके मेटल की फॉर्म में हमको दे देता है। तो होता क्या है, तो हमें यहाँ पे अलग से कोई एक और नहीं लेना पड़ता है, सॉरी, अलग से हमें वहाँ पर कोई अ, जो रिड्यूसिंग एजेंट हम ले रहे थे कोक पाउडर, वहाँ पर वो हमें नहीं लेना पड़ता है। एग्जांपल के लिए एक रिएक्शन लिख के दिखा देते हैं आपको। जैसे कि रिएक्शन है कि सल्फा, ये हमारा गलीना है और है, इसका हम ऑक्सीडेशन करेंगे तो क्या बनेगा, जैसे कि हम इसका ऑक्सीडेशन करेंगे तो पहले तो इसमें इसका ऑक्साइड बनेगा, दैट इज 2Pb ओ प्लस SO2, ठीक है। ये जो ऑक्साइड फॉर्मेशन हो रहा है, ये ऑक्साइड फर्दर PbS के साथ में रिएक्ट करता है, दैट इज रिएक्टिंग विद PbS 2PbO। ये क्या फॉर्मेशन कर देगा, दैट विल फॉर्म 3Pb प्लस SO2, ओके। अब ये हमारे पास केस हो गया जहाँ पे हमें एक्सटर्नल कोई भी रिड्यूसिंग एजेंट यूज नहीं करना पड़ा, जो हमारा ओर था उस वही थोड़ा सा पार्सली ऑक्सीडाइज हुआ, उसी का ऑक्साइड जो हमारे पास फॉर्म हो रहा है वो हमने एज ए रिड्यूसिंग एजेंट यूज कर लिया रिएक्शन, ठीक है। तो हमारे पास अगला जो रिडक्शन प्रोसेस है दैट इज थर्माइट रिडक्शन, ठीक है। तो thermite reduction क्या है, some of the metals oxide such as manganese, chromium, iron, tin, sorry Ti, have a very high melting point, okay. So thus their reduction by carbon reduction method is difficult. Instead of that we use aluminium powder. Formation of Al2O3 is a highly exothermic process which keeps temperature of the system very high and metal is attained in the molten state. इस बात का क्या मतलब है, जो कुछ ऐसे मेटल होते हैं हमारे पास जैसे कि मैंगनीज हो गया, क्रोमियम हो गया, ठीक है, आयरन, इनके जो ऑक्साइड्स होते हैं, ठीक है, जो रोस्टिंग के बाद या कैल्सिनेशन के बाद फॉर्म होंगे, वो ऑक्साइड्स काफ़ी ज़्यादा हाई मेल्टिंग पॉइंट्स होते हैं उनके, ठीक है। तो अब उनका रिडक्शन अगर हम कार्बन रिडक्शन मेथड से करते हैं तो उसके लिए हमारा जो फ्यूल कॉस्ट होगा ना वो काफ़ी हाई हो जाएगा। समझने का प्रयास करना कि अगर हम यहाँ पे कार्बन रिडक्शन करते थे ना तो हम उसे हीट करते थे, ठीक है, यहाँ पे हीटिंग होती थी, तो इस हीटिंग के लिए जो फ्यूल होता है ना वो हमें उसकी जो फ्यूल कॉस्ट हो जाएगी काफ़ी हाई हो जाएगी, ठीक है। फ्यूल कॉस्ट काफ़ी हाई हो जाएगी अगर हम उन ऑक्साइड्स को चाहें कि कार्बन रिडक्शन मेथड के द्वारा रिड्यूस करें, ठीक है। तो उसके लिए हमने एक मतलब मैंने नहीं बट साइंटिस्ट ने एक अलग से मेथड फाइंड किया जिसे बोलते हैं थर्माइट रिडक्शन। करते क्या है, सिंपल कुछ नहीं करना, जो ऑक्साइड हमारे पास इन मेटल्स का होगा उस ऑक्साइड को लेना है और एल्यूमिनियम पाउडर के साथ में उसको रिएक्ट करवाना है और फिर हमारे पास जो फॉर्मेशन होगा एल्यूमिना का Al2O3, इसकी जो फॉर्मेशन की जो रिएक्शन होती है वो हाईली एक्सोथर्मिक होता है। तो होगा क्या, जो ये हाई एक्सोथर्मिक रिएक्शन होगी ना तो ये टेम्परेचर को, जो सिस्टम का टेम्परेचर का उसको काफ़ी ज़्यादा इंक्रीज कर देगी, काफ़ी हाई कर देगी। जब सिस्टम का टेम्परेचर इंक्रीज हो जाएगा तो जो हमारी जो मतलब रिक्वायरमेंट है, ठीक है, कि टेम्परेचर हाई होना चाहिए सिस्टम का, ठीक है, हाई मेल्टिंग पॉइंट है ना भाई मेटल ऑक्साइड्स का, तभी तो जाके वो मोल्टन स्टेट में आएगा और रिड्यूस हो जाएगा, ठीक है। तो मेटल ऑक्साइड से एल्यूमिनियम, मैं आपको एक रिएक्शन लिख के दिखाता हूँ तो आपको क्लियर से समझ में आएगा। जैसे कि ये रिएक्शन है 3Mn3O4 सॉलिड फॉर्म में है, इसके साथ में एल्यूमिनियम पाउडर रिएक्ट करता है
8 ALS, ठीक है, ये रिएक्ट करेगा, फॉर्मेशन क्या होगा, दैट इज 9 MN, ये होगा हमारा लिक्विड स्टेट में, प्लस 4Al2O3, दैट इज इन सॉलिड स्टेट। अब होगा क्या यहाँ पर, देखिए जैसे कि हमारे पास ये ऑक्साइड था, ये ऑक्साइड एल्यूमिनियम के साथ, एल्यूमिनियम पाउडर के साथ में रिएक्ट करके क्या हो रहा है, ये रिड्यूस हो रहा है, ठीक है, दैट इज रिड्यूसिंग। ये क्या हो रहा है, ऑक्सीडाइज हो रहा है, ठीक है। अब एल्यूमिनियम, ये जो एल्यूमिना है, इसका फॉर्मेशन जो है काफी हाईली एक्सोथर्मिक होता है, ठीक है, ये लिखा हुआ है कि हाईली एक्सोथर्मिक प्रोसेस है। अब हाईली एक्सोथर्मिक प्रोसेस होगी तो इस साइड में टेम्परेचर इंक्रीज हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा भाई, सिस्टम का टेम्परेचर इंक्रीज हो जाएगा। ये प्रोडक्ट जो फॉर्मेशन हो रहा है ये हाईली एक्सोथर्मिक रिएक्शन है, तो टेम्परेचर जो होगा सिस्टम का, जितना ज़्यादा प्रोडक्ट फॉर्म होगा उतना ज़्यादा टेम्परेचर इंक्रीज हो जाएगा। टेम्परेचर जितना ज़्यादा प्रोडक्ट फॉर्म हो रहा है, दैट मीन्स एल्यूमिनियम पाउडर एल्यूमिना में कन्वर्ट हो रहा है, उतना ही ज़्यादा Mn3O4 रिड्यूस होकर के मैग्नीज में कन्वर्ट हो रहा है प्योर फॉर्म में। और टेम्परेचर हाई होने की वजह से ये हमारे हमको किस फॉर्म में मिल रहा है, लिक्विड फॉर्म में, मॉल्टन स्टेट में मिल रहा है। समझ में आया? आई होप कि आपको थर्माइट रिडक्शन क्लियर हुआ होगा, ठीक है। तो अगला हमारे पास जो है वो है मेटल रिप्लेसमेंट मेथड। ये भी एक छोटा सा प्रोसेस है। होता क्या है, इन दिस मेथड desired metal is extracted from its solution by the addition of a more electropositive metal. The fuel cost is nil in this process because the reduction process takes place at room temperature or slightly higher temperature. Using this process, silver और गोल्ड एंड कॉपर आर प्रेसिपिटेटेड फ्रॉम देयर रेस्पेक्टिव सॉल्यूशंस। होता क्या है, जो हमारे पास जो हमको मेटल एक्सट्रैक्ट करनी होती है उसका हम सॉल्यूशन लेते हैं, ठीक है, और उसमें उस मेटल से जो हमको टारगेट मेटल हमारा ना, उससे भी ज़्यादा कोई इलेक्ट्रोपॉजिटिव मेटल डाल देते हैं, तो वो हमारे पास रिप्लेस होके, अरे मेरे, आप लोगों को इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज पता है ना, इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज क्या होती थी, एक जो एक पैटर्न होता था मेटल्स का, उनकी इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी का डिक्रीजिंग ऑर्डर होता था ना, जो इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी होती है उसका डिक्रीजिंग ऑर्डर होता था। जो ऊपर मेटल्स होते थे जैसे कि जिंक हो गया, पोटेशियम हो गया, ठीक है, सोडियम वगैरह वगैरह, वो सारे हाई, बहुत ज़्यादा हाईली इलेक्ट्रोपॉजिटिव होते थे, और नीचे आते थे आपका कॉपर, Hg, Au, ये सारी चीज़ें होती थी। ये काफ़ी ज़्यादा मतलब इन कंपैरिजन में उनसे ये काफ़ी कम इलेक्ट्रोनेगेटिव होती थी। तो हमने वहाँ पे एक रूल पढ़ा था कि जो इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में जो मेटल नीचे लाई करता है, लेट सपोज अगर Zn से कोई नीचे मेटल लाई करता है और हम कोई सोल्यूशन जैसे कि मान लिया CuSO4 का सोल्यूशन लेते हैं और उसमें जिंक डाल देंगे, अगर हम यहाँ पे लिख के दिखाता हूँ मैं आपको, अगर हम CuSO4 का सोल्यूशन लेते हैं और उसमें जिंक डाल देते हैं तो क्या होगा, ये जिंक कॉपर को रिप्लेस कर देगी इसके सॉल्ट सोल्यूशन से। तो हमारे पास क्या बन के फॉर्मेशन हो जाएगा, ZnSO4 का सोल्यूशन फॉर्म हो जाएगा और कॉपर वहाँ पर प्रेसिपिटेट हो जाएगी। ये सिंपल हमने पढ़ा था, अगर आप भूल गए हैं तो हमने आपको रिकेप करा दिया, ठीक है। तो वही सेम प्रोसेस यहाँ पर यूज़ करते हैं। हमारे पास जो हमको मेटल चाहिए होता है, जो भी डिजायर्ड मेटल चाहिए होता है, उसका हम सोल्यूशन लेते हैं। जैसे कि फॉर एग्जांपल हम क्या ले लेते हैं, यहाँ पे हम एक एग्जांपल लेके आपको दिखा देते हैं। हमने लेट सपोज अगर हमें सिल्वर का चाहिए तो हम सिल्वर का एक सोल्यूशन ले लेंगे, दैट इज AgCN होल्ड वाइज नेगेटिव, इसका सोल्यूशन ले लिया। अब क्या करते हैं, इसे हम Zn के साथ में रिएक्ट करवाएंगे। Zn इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में Ag से ऊपर आता है, ठीक है, Zn से रिएक्ट करवा देंगे तो क्या होगा, ये Zn इसे रिप्लेस कर देगा Ag को, और ये कॉम्प्लेक्स ऑफ फॉर्म कर लेगा, दैट इज 4 -2 हो जाएगा, और अलग से क्या हमारे पास आ जाएगा, हमारा Ag जो है वो प्रेसिपिटेट आउट हो जाएगा, ठीक है। आई होप कि ये आप लोगों को इजी मेथड है, बस इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज का एप्लीकेशन ही है यहाँ पर। तो आई होप कि समझ में आ ही गया होगा आपको। तो आगे चलते हैं, हमारे पास जो अगला मेथड है दैट इज इलेक्ट्रोलिटिक रिडक्शन, ठीक है। इलेक्ट्रोलिटिक रिडक्शन में क्या होता है कि हमारे पास जो ऑक्साइड्स होते हैं, ऑक्साइड ऑफ स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोपॉजिटिव मेटल्स इज वेरी स्टेबल, so they are not feasible to reduce by carbon reduction as this will require high fuel cost, formation of carbides and excess of carbon। तो क्या रीजंस है, जो काफी स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोपॉजिटिव मेटल्स हैं, ठीक है,
काफ़ी स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोपॉजिटिव मेटल्स होते हैं, उनके जो ऑक्साइड्स होते हैं हमने भी देखा था कि वो काफ़ी ज़्यादा हाई स्टेबल होते हैं, मतलब वेरी काफ़ी स्टेबल होते हैं, उनके मेल्टिंग पॉइंट काफ़ी हाई होते हैं। तो वही बात है कि उनको सिंपली कार्बन रिडक्शन के द्वारा उनको कार्बन रिडक्शन के से रिड्यूस करना हमारे लिए डिफिकल्ट होगा, ठीक है। दिस विल रिक्वायर हाई फ्यूल कॉस्ट। और क्या क्या होता है कभी कभी कार्बन की एक्सेस में, क्योंकि कार्बन रिडक्शन में हम कोक ले रहे हैं ना, तो कार्बन की एक्सेस हो जाती है, तो वहाँ पे कार्बाइड्स का भी फॉर्मेशन हो जाता है, जो हमारे लिए मतलब फेवरेबल नहीं है, ठीक है। तो हम करते क्या है, ऐसी कंडीशन में हम उन मेटल को एक्सट्रैक्ट करते हैं, उनमें बाई पासिंग इलेक्ट्रिसिटी थ्रू देयर फ्यूज्ड क्लोराइड्स और ऑक्साइड्स और हाइड्रोक्साइड्स। तो उन मेटल्स का जो इलेक्ट्रोपॉजिटिव मेटल्स हैं उनके हम क्लोराइड्स बनाते हैं या ऑक्साइड्स बनाते हैं, जो भी उनके स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोपॉजिटिव मेटल्स के ऑक्साइड होते हैं या हाइड्रोक्साइड, उनमें हम इलेक्ट्रिसिटी पास करते हैं, ठीक है। तो उनमें जब इलेक्ट्रिसिटी पास करते हैं तो वो हमारे पास रिड्यूस फॉर्म में आ जाते हैं। कैसे आते हैं, जैसे कि फॉर एग्जांपल सोडियम मेटल हमको एक्सट्रैक्ट करनी है, हमारा टारगेट मेटल अगर सोडियम है, तो हम क्या करते हैं, इसका इसका क्लोराइड फॉर्मेशन करते हैं, दैट इज मॉल्टन NaCl लेते हैं हम, ठीक है। NaCl लेंगे तो ये हमारे पास Na+Cl+ फॉर्म में रहेगा, Na+Cl- फॉर्म में रहेगा, ठीक है। तो होगा क्या, जब हम इसे एट कैथोड पे जब हम इसे कैथोड पे से इलेक्ट्रिसिटी पास करेंगे कैथोड में, तो वहाँ पे रिएक्शन क्या टेक प्लेस करेगी, दैट इज Na+, वहाँ पे इलेक्ट्रॉन एक गेन हो जाएगा और हमारे पास Na प्रेसिपिटेट आउट हो जाएगा एज अ सॉलिड फॉर्म, ठीक है। एट एनोड क्या होगा, जो Cl- आयन है, सॉरी जो क्लोरीन है, जो 2 Cl आयन आएंगे और ये क्या करेंगे, Cl2 का फॉर्मेशन कर देंगे और 2 इलेक्ट्रॉन्स को बाहर निकाल देंगे, ठीक है। ये सिंपल आपका वही इलेक्ट्रोकेमिकल सेल आपने जो पढ़े हुए हैं 10th में, अपनी क्लास 10th में या 9th में जहाँ भी, वहाँ उसी का ही एप्लीकेशन है। सिंपल हमारे पास कोई भी क्लोराइड अगर रहेगा, जैसे कि हमने एग्जांपल के लिए NaCl ले लिया, तो उसे उसमें से इलेक्ट्रिसिटी पास करेंगे, तो ये रिएक्शंस हमारे कैथोड और एनोड पर होंगी, जिनसे हमें हमारा रिक्वायर्ड जो हमारा डिजायर्ड प्रोडक्ट है एज अ सॉलिड फॉर्म या प्रेसिपिटेट की फॉर्म में मिल जाता है, ठीक है। तो ये होगा हमारा इलेक्ट्रोलाइटिक रिडक्शन। अगला एक पॉइंट है कि जो द मेटल्स which come below aluminum in the electrochemical series can be extracted by the electrolysis of the aqueous solutions of their salt. So this process is applicable for copper, zinc, tin, Pb, etc. ठीक है। क्या मतलब है इस चीज का, जो मैंने भी लिखा हुआ है इस पॉइंट को, इसका क्या मतलब हुआ कि जो भी मेटल इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में एल्यूमिनियम के नीचे आते हैं, ठीक है, एल्यूमिनियम के नीचे इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में एल्यूमिनियम के नीचे, जैसे कि ये इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज है, कुछ इसके ऊपर होंगे और कुछ इसके नीचे होंगे, तो इसके नीचे वाले के जितने भी मेटल्स आएंगे वो एक्सट्रैक्टेड कैसे एक्सट्रैक्ट किए जाएंगे, कैन बी एक्सट्रैक्टेड बाय द इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ एक्वा सॉल्यूशन ऑफ देयर सॉल्ट, ठीक है। अगर उनके हम सॉल्ट्स लेते हैं तो उनका हम अगर इलेक्ट्रोलाइसिस सॉल्यूशन कर देंगे, इलेक्ट्रोलाइसिस कर देंगे, तो हमारे पास वो एज अ प्योर फॉर्म में आ जाएंगे, ठीक है। वो कौन कौन से होंगे मेटल, जैसे कि कॉपर, जिंक, टिन, Pb, ये सारे एल्यूमिनियम के नीचे आते हैं, ठीक है। तो अगर हमारे पास इनका कोई सॉल्ट सॉल्यूशन होगा तो उसका हम इलेक्ट्रोलाइसिस करके इजीली इन मेटल्स को गेन कर सकते हैं। जैसा कि फॉर एग्जांपल हम ले लेते हैं ZnSO4 का ही सॉल्यूशन अगर है हमारे पास, तो ZnSO4 सॉल्यूशन रहेगा, तो इसका इलेक्ट्रोलाइसिस अगर हम कर देंगे, दैट इज पहली बात तो ये हमारे पास इस फॉर्म में रहेगा ZnSO4+2 SO4-2। ये सेम रिएक्शन जैसे यहाँ पर हुई है ऐसे ही रिएक्शन होगी कैथोड पे, क्या होगा, Zn+2 आयन दो इलेक्ट्रॉन गेन करेगा, ठीक है, दैट विल बी रिड्यूस टू Zn सॉलिड, ये हमारी मेटल फॉर्म हो गई। और अगला क्या होगा, SO4-2, SO4 जो -2 है, that will be converted into SO2 प्लस 2 इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है। ये हो गया। अब आगे क्या होगा, तीसरा मेथड, सॉरी आई गेस ये हमारे पास कौन सा मेथड है, लास्ट मेथड है हमारा, जो
डिकम्पोजिशन करता है, द थर्मल डिकम्पोजिशन मेथड। इसमें क्या होता है, सम ऑफ द मेटल ऑक्साइड्स आर थर्मली अनस्टेबल एंड थर्मल डिकम्पोजिशन इज यूटिलाइज्ड टू गेट मेटल्स फ्रॉम दीज ऑक्साइड्स। ठीक है, तो कुछ ऐसे ऐसे मेटल भी हमारे पास होते हैं जो थर्मली काफी अनस्टेबल होते हैं। ठीक है, तो उन ऑक्साइड्स को हम हाई टेम्परेचर पर डिकम्पोज कर सकते हैं। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल क्या है, हमारे पास एग्जाम्पल है HgO का। ठीक है, ये काफ़ी थर्मली अनस्टेबल होता है, तो इसे हम अगर 400 डिग्री सेल्सियस तक हीट करते हैं तो ये Hg फॉर्मेशन कर देगा। ठीक है, ये प्रेसिपिटेट हो जाएगा और हाफ O2 हमारे पास अलग हो जाएगा। ठीक है, तो ये सारे मेथड थे हमारे पास अभी तक प्योर फॉर्म एक्सट्रैक्ट करने के। यहाँ तक हमारे सारे रिडक्शन मेथड कंप्लीट हो चुके हैं। यहाँ से रिडक्शन के बाद हमारे पास जो मेटल है वो मतलब एलिमेंटल फॉर्म में तो आ गया है, बट स्टिल इट इज इम्प्योर, मतलब बिल्कुल प्योर नहीं है, वो मेटल फॉर्म में ही है। अभी तक क्या था, उसमें कुछ कहीं ना कहीं ऑक्साइड थी, कहीं ना कहीं कुछ इम्प्योरिटीज थी, कहीं ना कहीं उसमें कहीं उसका हाइड्रोक्साइड था। ठीक है, डिफरेंट डिफरेंट चीज़ें थी। अब वो हमारे पास एलिमेंटल फॉर्म में तो आ चुका है, जैसे कि जहाँ जितने भी रिडक्शन आप मेथड देखोगे, यहाँ Hg फॉर्म में है ठीक है, यहाँ पे जिंक फॉर्म में है, लेकिन अभी भी उसमें कुछ इम्प्योरिटीज हैं। ठीक है, उन इम्प्योरिटीज को प्योर करने के लिए हम क्या करते हैं, नाउ आवर नेक्स्ट स्टेप इज प्योर रिफाइनिंग ऑफ मेटल। ठीक है, अब हम मेटल को अपने रिफाइन करने जा रहे हैं। मेटल्स। ठीक है, अगला जो हमारा पार्ट है वो रिफाइनिंग ऑफ मेटल्स। तो अभी तक हमने क्या देख लिया कि मेटल को हमने लिया था, हमने उसे कंसंट्रेट किया, ओर को लेकर उसे कंसंट्रेट किया। कंसंट्रेशन के बाद हमने उसका ऑक्सीडेशन किया, उसकी ऑक्साइड्स बनाए मेटल के, उसके बाद उसे रिड्यूस करा। अब हमारे पास वो मेटल की मतलब एलिमेंटल स्टेट में तो आ चुका है, बट अब भी उसमें कुछ इम्प्योरिटीज हैं जिन्हें हमें प्योर करना है थ्रू रिफाइनिंग। ठीक है, तो हमारे पास रिफाइनिंग के दो तरीके होते हैं। पहला हमारे पास थर्मल रिफाइनिंग, दूसरा है इलेक्ट्रो रिफाइनिंग। तो पहला हम मेथड देखेंगे थर्मल रिफाइनिंग का। थर्मल रिफाइनिंग में क्या होता है, पहले तो हम ऑक्सीडेशन करते हैं एयर से। क्या करते हैं, अब क्रूड मेटल लेते हैं, उसको मेल्ट करते हैं, उसका मेल्ट तैयार करते हैं, उसमें से एयर को पास करते हैं। ठीक है, तो जो बेसिक इम्प्योरिटीज होती है, जैसे कि यहाँ पे लिखा हुआ है कि एज द मोर बेसिक इम्प्योरिटीज आर इजिली ऑक्सीडाइजेबल, दे आर रियली ऑक्सीडाइज बाई ऑक्सीजन ऑफ एयर। तो जो एयर हम पास करते हैं उसमें से जो ऑक्सीजन होती है, वो उस मेल्ट में जो मेटल होता है उसको, उसमें जो सॉरी जो में बेसिक इम्प्योरिटीज होती हैं उसको ऑक्सीडाइज कर देता है। ठीक है, तो होता क्या है, वो जो ऑक्साइड फॉर्मेशन होता है, वो जो इम्प्योरिटीज की जो ऑक्साइड होती है, दैट इज वॉलेटाइल। ठीक है, वो वॉलेटाइल ऑक्साइड होती है और वो एस्केप कर जाती है फ्रॉम दैट मेल्ट। ठीक है, जो नॉन वोलेटाइल ऑक्साइड्स होती है, वो अभी भी उस बेल्ट में जो जो मोल्टन स्टेट की मेटल होती है उसमें अभी भी वो एज अ वहाँ पे वो फ्लोट करती रहती है। ठीक है, इसका फर्दर स्टेप हम क्या लेते हैं, इसका फर्दर स्टेप है पॉलिंग प्रोसेस। अब ये हमारे पास मेल्ट तैयार है, उसमें कुछ मेटल थी जो सॉरी कुछ इम्प्योरिटीज थी जो जिन्होंने अपना एक वोलेटाइल ऑक्साइड फॉर्म कर लिया। ठीक है, जो एयर हमने पास कर रही थी उसमें जो ऑक्सीजन थी उससे रिएक्ट करके कुछ इम्प्योरिटीज ने एक वोलेटाइल ऑक्साइड फॉर्म कर लिया और वहाँ से एस्केप कर गई। बट कुछ इम्प्योरिटीज थी जो नॉन वोलेटाइल ऑक्साइड फॉर्मेशन कर दिया उन्होंने, अब वो नॉन वोलेटाइल ऑक्साइड्स अभी भी वहाँ पर मोल्टन मेटल के साथ प्रेजेंट है। तो दूसरा स्टेप क्या करते हैं हम, इसी को बोलते हैं पॉलिंग प्रोसेस। इसमें क्या करते हैं, ये स्पेशली कॉपर और एसएन के मतलब प्योरिफिकेशन के लिए यूज़ किया जाता है। तो इसमें क्या करते हैं, जो हम अब हमारे पास जो मोल्टन स्टेट का मेटल होता है उसमें क्या करते हैं, एक रॉ वुडन पोल लेते हैं, एक रॉ वुडन पोल, और इस पोल से उस मेल्ट को स्टीर करते हैं। ठीक है, उस मेल्ट को स्टीर करेंगे तो क्या होगा, जो अनबर्न कंडीशन होगी ना पोल की, वो क्या करता है, उसमें कार्बन और कार्बन मोनोऑक्साइड प्रोड्यूस कर देता है। वो जो मेल्ट होता है ना उसमें कार्बन और कार्बन मोनोऑक्साइड जनरेट हो जाता है थ्रू दिस रॉ वुडन पोल। उसको स्टीर, भाई हॉट है, मेल्ट है, उसको हम जब स्टीर करेंगे तो ऑब्वियस सी बात है कि वो जो भी रॉ वुडन पोल है वो जल सा जाता है, एकदम जली कंडीशन में होता है, अनबर्न कंडीशन में। ठीक है, अब वो क्या होता है उस कंडीशन में, जो कार्बन और कार्बन मोनोऑक्साइड उसमें जेनरेट होता है उस मेल्ट के अंदर, वो क्या करता है, दैट रिड्यूस द मेटेलिक ऑक्साइड फॉर्म। जो यहाँ पे जो नॉन वोलेटाइल ऑक्साइड बचा रहता है उसको रिड्यूस कर देता है वो कार्बन मोनोऑक्साइड, और जो कार्बन उसमें जनरेट होता है, और उसको रिड्यूस करने के बाद हमारे पास हमारी जो
मेटल होती है वो प्योर फॉर्म में आ जाती है और वो रिफाइंड हो जाती है। ठीक है, एक और प्रिकॉशन लेते हैं। वो प्रिकॉशन क्या होता है कि हम ये जो हमारा जो सिस्टम होता है पूरा, एक मैं आपको बना के दिखाता हूँ कि कैसा किस तरीके का होता है। लेट्स सपोज ये हमारे पास एक कंटेनर रहता है ऐसा। ठीक है, कंटेनर ज़्यादा सही नहीं बन रहा है मेरे से, ड्राइंग मेरी ज़्यादा अच्छी है नहीं। खैर, एक ऐसा एक कंटेनर रहता है, आप देख सकते हैं। इसके अंदर हम पूरा मिल्क भर लेते हैं, क्रूड जो भी हमारा मेटल रहता है उसका हम पूरा मिल्क भर लेते हैं ऐसे। और यहाँ पे एक गैप रहता है ऐसे। ठीक है, एक सेकेंड, लेट मी ड्रॉ दिस। इस तरीके का होता है कुछ, ये गैप। ठीक है, अब क्या होता है, यहाँ से हम एयर ब्लो करते हैं, एयर ब्लो करते हैं इस मेटल के अंदर। तो अभी तक तो क्या होता था, एयर से नॉन वोलेटाइल ऑक्साइड जो होती है, सॉरी जो वोलेटाइल ऑक्साइड होती है इम्प्योरिटीज की, वो यहाँ से एस्केप कर जाती है ना। अभी तक हमने ऊपर यही पढ़ा था, ऑक्सीडेशन बाय एयर में। ठीक है, कि जो भी वोलेटाइल ऑक्साइड होती है वो एस्केप कर जाएगी। दूसरा क्या होता है, अब इसके बाद हम यहाँ पे एक पोल डालते हैं ऐसे। एक पोल की भी कंडीशन थोड़ी ज़्यादा सही नहीं है, आई जस्ट रीड्रॉ दिस। ठीक है, कुछ पोल इस तरीके के डालेंगे वहाँ से। ठीक है, लाइक दिस। ठीक है, अब ये पोल इससे स्टिर कर देंगे इसको, ऐसे रोटेट करके स्टिर कर देंगे। ठीक है, तो होगा क्या, ये इसमें कार्बन मोनोऑक्साइड जनरेट कर देगा। ठीक है, कार्बन और कार्बन मोनोऑक्साइड जनरेट कर देगा। ये काफ़ी अच्छा रिड्यूसिंग एजेंट होता है। तो ये क्या करेगा, जो भी नॉन वोलेटाइल ऑक्साइड यहाँ पर बची हुई थी उसको ये रिड्यूस कर देगा। और अब हमारे पास मेटल जो होगा वो प्योर फॉर्म में हमारे पास मिल जाएगा। ठीक है, तो ये हो गया पहला मेथड, जो जिसमें हमने ऑक्सीडेशन किया एयर से और उसके बाद हमने पॉलिंग प्रोसेस यूज की। दूसरा थर्मल रिफाइनिंग का जो मेथड है, दैट इज फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन। अब इसमें क्या होता है, ये आप लोगों ने काफ़ी पढ़ रखा है, फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन 10th क्लास वगैरह में भी पढ़ रखा होगा। इसमें क्या होता है, इट इज यूटिलाइज्ड फॉर दोज मेटल्स विच हैव डिफरेंस इन बॉइलिंग पॉइंट विद इम्प्योरिटीज। ऐसे मेटल्स जिनमें उनकी जो उनमें इम्प्योरिटीज प्रेजेंट हैं, उनके और मेटल जो हमको चाहिए, जो हमारा टारगेट मेटल है जो हम एक्सट्रैक्ट करना है हमको, उन उन दोनों के बीच में अगर बॉइलिंग पॉइंट का डिफरेंस है तो हम ये मेथड यूज करते हैं। फॉर एग्जाम्पल मैं आपको बताता हूँ, जैसे कि हमारे पास क्रूड मेटल, क्रूड जिंक का होता है। अगर अगर जिंक का हमने मान लिया प्रोसेस किया, उस वो हमारे पास अगर मेटल है, इसका बॉइलिंग पॉइंट जो रहता है अराउंड 920 डिग्री सेल्सियस रहता है। ठीक है, ये होता है। अब इसमें इम्प्योरिटीज कौन कौन सी रहती हैं, इसमें कैडमियम, एफई, आयरन और पीबी, ये इसमें इम्प्योरिटीज रहती हैं। ठीक है, थोड़ा सा मैं इसे बड़ा करके लिख देता हूँ, एक सेकंड, गिव मी अ सेकंड। इसमें कैडमियम, आयरन और पीबी की इम्प्योरिटीज रहती है। ठीक है, अब कैडमियम का जो बॉइलिंग पॉइंट रहता है अराउंड 767 डिग्री सेल्सियस रहता है। और आयरन और पीबी का जो मेल्टिंग पॉइंट रहता है वो अराउंड लेस देन 1500 डिग्री सेल्सियस रहता है। ठीक है, ऐसे। अब हम क्या करते हैं, हम इसे हीट करते हैं। इस पूरे ये जो मिक्सचर रहेगा ना, जिंक रहेगा हमारा, उसके अंदर ही कैडमियम और ये एफई और पीबी वहाँ पे प्रेजेंट रहते हैं। कि ऐसा ही मैं पता है कि जो इम्प्योरिटीज होती हैं वो सॉलिड के अंदर ही प्रेजेंट होती हैं। ठीक, अब क्या करते हैं, हम इसे हीट करते हैं अराउंड 767 डिग्री सेल्सियस से लोअर टेम्परेचर तक। मतलब समझ के चलिए आप, उसी टेम्परेचर तक लगभग हम इसे हीट करते हैं, 767 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर तक, लेस देन मान के चलिए आप। तो क्या होगा उस कंडीशन में, कैडमियम जो होगा, भाई कैडमियम का बॉइलिंग पॉइंट है ना वो 767 डिग्री सेल्सियस, अगर वो उतना हम इसे हीट कर देंगे तो कैडमियम वहाँ से वेपराइज कर जाता है, वो वहाँ से स्केप कर जाएगा। ठीक है, अब इस पूरे मिक्सचर में से कैडमियम इवेपोरेट हो गया, माइनस हो गया। अब हमारे पास क्या बच रहा है, अब हमारे पास जिंक बचा। ठीक है, और आयरन बचा और पीबी बचा। ठीक है, अब क्या करते हैं, हम इसे और हीट करते हैं। अब कितना हीट करेंगे, अब इसे हम अराउंड 920 डिग्री सेल्सियस तक हीट करते हैं। क्यों करते हैं, क्योंकि हमें पता है कि जिंक का जो बॉइलिंग पॉइंट है दैट इज 920। तो अब हम 9 और Fe का और पीवी का जो बॉइलिंग पॉइंट है वो अराउंड 1500 डिग्री सेल्सियस के आसपास होता है। तो अब अगर इसे हम जिंक के बॉइलिंग पॉइंट के इतना हीट कर देंगे
तो जिंक यहाँ से वेपराइज हो जाएगा, ठीक है। तो जिंक हमको एज अ वेपर्स यहाँ पे कलेक्ट हो जाता है, उससे हम बाद में प्रोसेस कर लेते हैं, और Fe और Pb यहाँ पर अभी भी पड़े रहते हैं, ठीक है। तो इस तरीके से हम डिस्टिलेशन के मेथड से अपनी मेटल को प्योर फॉर्म में पा सकते हैं, ठीक है। अब हमारे पास अगला मेथड है जोन रिफाइनिंग का, काफ़ी इंपॉर्टेंट मेथड है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, काफ़ी बार पूछा गया है और आपको अच्छे से इसे समझना है। होता क्या है, ये अल्ट्रा प्योर मेथड, अल्ट्रा प्योरिफिकेशन के लिए यूज़ किया जाता है। एक वर्ड यहाँ पर आ रहा है अल्ट्रा प्योरिफिकेशन, इसका क्या मतलब है? मतलब इसका ये है कि इट रिजल्ट्स इन इम्प्योरिटी लेवल डिक्रीजिंग टू पीपीएम लेवल, मतलब पार्ट्स पर मिलियन लेवल तक की इम्प्योरिटीज को डिक्रीज कर देते हैं, इम्प्योरिटी को उतने लेवल तक डिक्रीज कर देता है, मतलब बिल्कुल अ, बहुत हाईएस्ट फॉर्म में प्योर मेटल हमको इससे प्राप्त होती है जोन रिफाइनिंग के मेथड से। कौन कौन सी मेथड? यूजुअली सिलिकॉन, जर्मेनियम, गैलियम, इन सारी मेटल को प्योर करने के लिए हम इसका यूज़ करते हैं, जो कि अक्सर सेमीकंडक्टर्स में यूज़ होती हैं, क्योंकि सेमीकंडक्टर्स में यूज़ करना होता है, इसलिए इन मेटल्स को काफ़ी हाईएस्ट प्योर फॉर्म में प्राप्त करना ही अच्छा होता है, ठीक है। अब कैसे करते हैं इसको? तो zone refining is based upon fractional crystallization as the impurity prefers to stay in the melt, and on solidification only the pure metal solidifies on the top surface of the melt। इस लाइन में पूरा लिखा हुआ है कि जो impurity होती है, impurity prefers to stay in the melt, and on solidification only the pure metal solidifies on the top surface of the melt। इसका क्या मतलब हुआ? जो इम्प्योरिटी होती है उसकी टेंडेंसी होती है कि वो हमेशा मेल्ट फॉर्म में रहना पसंद करती है, प्रेफर करती है। इस चीज़ को यूज़ करते हुए, अप्लाई करते हुए जो रिफाइनिंग का मेथड फाइंड किया गया, उसमें क्या किया जाता है, एक जो भी हमारे पास क्रूड मेटल होता है जिसे हमें प्योर करना होता है, इसी मान लिया उसका एक पोल बनाया जाता है, जैसे कि मैंने आपको यहाँ पे डायग्राम बना के दिखा हुआ है। तो ये ऐसा पोल बनाया जाता है, इस पोल में इम्प्योरिटीज भी हैं, ऑब्वियस सी बात है, इम्प्योरिटीज है, काफ़ी सारी इम्प्योरिटीज ऐसे इसमें प्रेजेंट है, हमारा मेटल भी प्रेजेंट है। जो रेड कलर का आपको रिंग टाइप का दिख रहा है, ये एक फर्नेस टाइप की होती है, रिंग फर्नेस जिसे बोलते हैं, ठीक है। ये रिंग फर्नेस होती है। अब इस फर्नेस को टॉप से हम लेके आते हैं, यहाँ से लेट्स सपोज यहाँ से हम लेके आते हैं, एट टाइम t0 जब था, हम यहाँ से स्टार्ट करते हैं और इसको इस तरफ लेके जाते हैं। इसका क्या यूज़ है मैं बताता हूँ आपको। ये जो रिंग फर्नेस है ये काफ़ी हीट होती है हायर टेम्परेचर्स तक, तो जैसे ही इस पोल के स्टार्टिंग पॉइंट पे आती है, मान लिया यहाँ पे है, तो यहाँ पे इस पार्ट में जितनी भी इम्प्योरिटीज़ हैं या जो भी मेटल भी है, अगर हमारा जो मेटल भी है वो भी मेल्ट फॉर्म में आ जाता है, मोल्टन फॉर्म में आता है, काफ़ी ज़्यादा मतलब वो हीट हो जाता है इसलिए मेल्ट हो जाता है, ठीक है। अब वो मेल्ट फॉर्म में है, तो जैसे ही इसको हम आगे इस भाई, चूंकि यहाँ पे जितनी भी आसपास की इम्प्योरिटीज होंगी वो सारी मेल्ट फॉर्म में है, अभी भी मेटल के साथ में मेल्ट फॉर्म में है, और जैसे ही इस रिंग फर्नेस को हम आगे खिसकाते हैं, ठीक है, आगे जैसे ही इसको आगे बढ़ाएंगे, वैसे ही पीछे का पोर्शन टेम्परेचर उसका डिक्रीज होगा भाई, क्योंकि ये टेम्परेचर तो सारा फर्नेस में है ना। तो जैसे जैसे इसको हम आगे बढ़ाएंगे, यहाँ तक ले जाएंगे, मान लिया अभी ये यहाँ पे, पहले यहाँ पे थी, इस पोर्शन में थी, अभी ये यहाँ पर आ गई है, तो यहाँ का टेम्परेचर अब हाई हो जाएगा, इस पोर्शन का टेम्परेचर अब हाई हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे फर्नेस है, यहाँ पे पहले थी, पर अब यहाँ पे क्या हो गया, अब यहाँ का टेम्परेचर डिक्रीज हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा। अब ये टेम्परेचर डिक्रीज हो गया, तो यहाँ पर की जो मेटल है, चूंकि भाई इम्प्योरिटी की तो टेंडेंसी क्या है, वो मेल्ट में ही रहेगी, तो यहाँ की जो इम्प्योरिटीज थी, चूंकि हम इसको स्लाइटली लेके यहाँ तक गए हैं, तो जितनी भी इम्प्योरिटी थी वो इसी के साथ, इसी जोन के साथ, जो जोन बार बार हीट हो रहा है, उसी जोन के साथ बढ़ते बढ़ते वो उसी रिंग फर्नेस के आसपास ही चल रही हैं, ठीक है। लेकिन हमारा मेटल जो कि प्योर फॉर्म में आ गया है, वो वहीं का वहीं सॉलिडिफाई हो जाता है, लिखा है ना कि यहाँ पे सॉलिडिफिकेशन ओनली द प्योर मेटल सॉलिडिफाइज, ठीक है। तो प्योर मेटल जो होता है वहाँ पे वो सॉलिडिफाई हो जाता है, जबकि जो मेल्ट होता है, मेल्ट में पूरी पूरी इम्प्योरिटीज धीरे धीरे स्लाइटली जैसे हम मूव कर रहे हैं रिंग फर्नेस को, उसी के साथ उसी जोन में चली जाती है, क्योंकि क्या है भाई, हर बार में एक नया जोन बन रहा है। अभी यहाँ पे ये जोन बना हुआ है, जैसे ये आगे स्लाइड हो जाएगा, मान लिया यहाँ पे रिंग आ जाएगी, तो वो ये जोन बना देगी। तो हर बार में जोन बदल रहा है, तो जितना जोन बदल रहा है, क्योंकि साइमल्ट मतलब कंटिन्यूअस जोन बनते चले जा रहे हैं, तो ये जो इम्प्योरिटीज़ है, जो मेल्ट में रहने की टेंडेंसी है, उसी के कारण ये इम्प्योरिटीज़ उसी जोन के साथ आगे बढ़ती चली जा रही है। एट द एंड यहाँ पर पहुँच जाएगी, तो यहाँ पे सारी की सारी जो इम्प्योरिटीज़ होगी एकदम लास्ट में पहुँच जाएगी, अब हमारे पास एक बहुत बड़ा हिस्सा मेटल का प्योर फॉर्म में आ जाएगा। दैट इज़ मैंने आपको हाईलाइट करके दिखा दिया है, ठीक है। तो ये था जोन डिफाइनिंग का मेथड, काफ़ी अच्छा मेथड है, आई होप आप लोग को समझ में आया होगा। तो आगे देखते हैं, आगे हमारे पास कौन सा मेथड है।
दैट इज आवर फेज रिफाइनिंग, वेपर फेज रिफाइनिंग। ठीक है, अब क्या है, ये मेथड जो है इसमें आपको नाम से पता चल रहा होगा कि कुछ वेपर फेज का यूज होगा, कुछ उसी का मतलब एप्लीकेशन है वेपर फेज का। क्या एप्लीकेशन है? तो पहली बात तो इसके लिए दो क्राइटेरिया फॉलो करने चाहिए, तब हम वेपर फेज रिफाइनिंग किसी मेटल की कर सकते हैं। ठीक है, तो पहला क्राइटेरिया क्या है कि द इंटरमीडिएट कंपाउंड फॉर्म हैज टू बी वोलेटाइल, और दूसरा क्राइटेरिया कहता है कि द इंटरमीडिएट कंपाउंड फॉर्म्ड हैज टू बी रिलेटिवली अनस्टेबल so that it should decompose on heating at practically achievable temperatures। इस बात का क्या मतलब हुआ? पहली बात तो ये इंटरमीडिएट कंपाउंड क्या है भाई, ये कहाँ से आ गया इंटरमीडिएट कंपाउंड? ठीक है, इसका मतलब ये है कि जो भी मेटल हमको लेना, जो हमको प्योर करना है, एक्सट्रैक्ट करना है, उसमें पहले से कुछ इम्प्योरिटीज भी हैं, तो हम कुछ रिएक्शंस वहाँ पे करवाएंगे। ठीक है, अभी हम आगे देखेंगे कि क्या रिएक्शंस करवाई जा रही हैं, पर वो कुछ रिएक्शंस करवाएंगे जिससे कि कोई सबस्ट्रेट, कोई इंटरमीडिएट फॉर्म होगा। आपने काफ़ी सारे रिएक्शंस में पढ़ रखा होगा, कुछ ना कुछ इंटरमीडिएट फॉर्म होगा। इंटरमीडिएट वो एक केमिकल स्पीसीज होती है जो किसी रिएक्शन में बीच में फॉर्म होती है, और फर्दर हमको हमारा सबस्ट्रेट दे देती है। ना उसका रिएक्टेंट से कोई वास्ता नाता होता है और ना प्रोडक्ट से, ऐसा ही होता है। ठीक है, ये इंटरमीडिएट कंपाउंड है जो अभी रिएक्शंस में फॉर्म होगा। कौन सी रिएक्शन है वो आगे हम मेथड्स में पढ़ेंगे। ठीक है, तो दो कंडीशंस थी, पहला कि जो इंटरमीडिएट कंपाउंड फॉर्म हो रहा है उसमें वो वोलेटाइल होना चाहिए। ठीक है भाई, दूसरी कंडीशन है कि वो अनस्टेबल होना चाहिए, इंटरमीडिएट जो होना चाहिए वो अनस्टेबल होना चाहिए। क्यों? क्योंकि इट शुड डिकम्पोज ऑन हीटिंग एट प्रैक्टिकली अचीवेबल टेम्परेचर्स, मतलब ऐसे टेम्परेचर जो हम सच में अपनी प्रैक्टिकली अचीव कर सकते हैं, उन टेम्परेचर्स पे वो डिकम्पोज हो जाना चाहिए भाई, क्योंकि अगर अनस्टेबल होगा तभी वो डिकम्पोज होगा। ठीक है, तभी तो हमको प्योर मेटल फॉर्म में मिलेगी। जैसे जैसे आगे हम प्रोसेस पढ़ेंगे आपको क्लियर होगा। ठीक है, अगला प्रोसेस है हमारा, इसी वेपर फेज रिफाइनिंग के अंडर में एक प्रोसेस आता है दैट इज कॉल्ड मॉन्ड प्रोसेस। ठीक है, ये क्या होता है? यूज्ड फॉर निकेल। ये निकेल मेटल को प्योर करने के लिए यूज किया जाता है। ये क्या करता है? कन्वर्ट्स impure nickel in its volatile compound nickel tetracarbonyl and further decomposes in CO4 and pure nickel। ये इनको दे देता है। होता क्या है? निकेल होता है, जैसे कि मैंने ये रिएक्शन लिख रखी है यहाँ पे, निकेल है इम्प्योर फॉर्म में अपनी, उसको हम कार्बन मोनोऑक्साइड से रिएक्ट करवाएंगे। ठीक है, कार्बन मोनोऑक्साइड रिएक्ट करके 4 मॉलिक्यूल के साथ में गैसेस फॉर्म में 50 से 60 डिग्री इसको हीट करेंगे। क्या बनेगा? ये कंपाउंड बना देगा जो हमने अभी पढ़ा है, इंटरमीडिएट कंपाउंड, दैट इज इंटरमीडिएट कंपाउंड है। ठीक है, ये क्या है हमारा? ये हमारा इंटरमीडिएट कंपाउंड है। अब देखो ये बताया गया है कि ये वोलेटाइल है, काफी वोलेटाइल है। तो पहली कंडीशन ने सेटिस्फाई कर दी वेपर फेज रिफाइनिंग की, इंटरमीडिएट कंपाउंड फॉर्म हैज टू बी वोलेटाइल। ये वोलेटाइल है, अच्छी बात है। दूसरी क्या कि इट शुड डिकम्पोज ऑन हीटिंग। तो देखिए हीटिंग जैसे हम कर रहे हैं 150 डिग्री सेल्सियस से 180 डिग्री सेल्सियस जैसे हीटिंग करते हैं, तो हमारे पास निकिल हमारा प्योर फॉर्म में मिल गया हमको, और ये जो कार्बन मोनोऑक्साइड जो हमने स्टार्ट में 4 मॉलिक्यूल्स लिए थे वैसे के वैसे रिसाइकिल्ड हो गए, ये हमारे पास गैसेस फॉर्म में यहाँ पे वेपराइज हो जाते हैं। समझ में आई बात? तो काफ़ी अच्छा प्रोसेस था ये निकिल मेटल को एक्सट्रैक्ट करने के लिए, स्पेशली निकिल के लिए ये मेथड यूज़ होता है। इसे कहते हैं मॉन्ड प्रोसेस। ये भी एग्जाम में कई बार पूछा गया हुआ है, तो इसे आप ध्यान रखिए, होप आपको समझ में आएगा, क्योंकि काफ़ी ईजी है, कुछ ज़्यादा है नहीं इसमें। अगला मेथड हमारे पास है वान आर्केल डे बोर मेथड। ठीक है, इस मेथड में क्या होता है? इट प्राइमरीली इन्वॉल्व्स द फॉर्मेशन ऑफ द मेटल आयोडाइड व्हिच सब्सिक्वेंटली डिकम्पोजेस फर्दर टू गिव अल्ट्रा प्योर मेथड। ये भी वेपर फेज रिफाइनिंग का ही अगला प्रोसेस है। ठीक है, ये एडेड अक्सर एडेड प्रोसेस के नाम से भी जाना जाता है। इसमें होता क्या है, जो हमारी इम्प्योर मेटल होती है उसको हम लेते हैं, और उस इम्प्योर मेथड को, जैसे कि हम जर्कोनियम ले सकते हैं या टाइटेनियम ले सकते हैं, उसको आयोडीन के साथ, उसकी आयोडीन के वेपर के साथ में ट्रीट करते हैं एट 250 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, अब उस कंडीशन में क्या होगा, ये एक वोलेटाइल कंपाउंड बनाएगा जो इंटरमीडिएट कंपाउंड है। ये इंटरमीडिएट यहाँ पे कंपाउंड है, ये भी वोलेटाइल है यहाँ पे। ठीक है, दैट इज इंटरमीडिएट। ये क्या बना लेगा? आयोडाइड फॉर्मेशन कर लेगा, इसीलिए इसे आयोडाइड प्रोसेस भी कहा गया है। ठीक है, ये दूसरी मेटल का आयोडाइड फॉर्म कर लेगा जो कि काफी वोलेटाइल होता है। जैसे ही उसे हम हायर टेम्परेचर्स पे, जैसे कि 1400 डिग्री सेल्सियस पे उसे हमने हीट किया, वो क्या करेगा? प्योर फॉर्म में जो हमारा मेटल है उसे दे देगा, और अलग आयोडीन गैस रिलीज हो जाएगी। ठीक है, हमने आयोडीन ली थी। ठीक है, ऐसे ही आयोडीन यहाँ पे रिलीज होगी। सेम ये लगभग मैच करता है मॉन्ड प्रोसेस से। ठीक है, जैसे कि मॉन्ड प्रोसेस निकल के लिए थी, तो ये हम जर्कोनियम और टाइटेनियम के लिए यूज कर सकते हैं।
ठीक है। ये इंटरमीडिएट फॉर्मेशन यहाँ पे करता है, जो कि वेपर फेज रिफाइनिंग की कंडीशन दोनों सेटिस्फाई करता है। पहला कि वोलेटाइल होना चाहिए, दूसरा कि इजिली डिकम्पोजेबल होना चाहिए एट हायर टेम्परेचर्स। दोनों प्रोसेस इससे कंप्लीट होते हैं। अगला प्रोसेस हमारे पास जो है वो है इलेक्ट्रो रिफाइनिंग। ठीक है। तो इलेक्ट्रो रिफाइनिंग में हम क्या करते हैं, सो दिस मेथड इज एप्लीकेबल फॉर प्योरिफिकेशन ऑफ कॉपर, जिंक, टिन, सिल्वर, गोल्ड, निकल, लेड एंड एल्यूमिनियम। ठीक है। इसमें क्या करते हैं, ये बेसिकली क्या है, ये इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री जो हमारे पास हमने जो सेल्स वगैरह पढ़ रखे हैं उन्हीं सब का जो है ना ये एप्लीकेशन है। क्या करते हैं, तो इसमें हम कैथोड एनोड लेते हैं। कैथोड क्या लेते हैं, कैथोड इज मेड ऑफ थिन स्ट्रिप ऑफ प्योर मेटल। ठीक है, सेम एज दैट टू बी रिफाइंड, जो हमको रिफाइन करना है मेटल, उसका हम एक प्योर स्ट्रिप का लेते हैं जिसे हम कैथोड बनाते हैं। ठीक है। एंड द एनोड इज मेड ऑफ लार्ज स्लैब ऑफ इम्प्योर मेटल। जो भी हमको इम्प्योर मेटल, जो हमको हमारे पास जो सैंपल है इम्प्योर मेटल का, उसकी एक हम लार्ज स्लैब बनाते हैं जिसे हम एज अ एनोड यूज करने वाले हैं। ठीक है। सो उस इम्प्योर मेथड में जो हम एनोड बना रहे हैं उसमें ऑब्वियस सी बात है कि उस मेटल के अलावा और भी इम्प्योरिटीज हैं। ठीक है। अब आगे हम देखते हैं, द इलेक्ट्रोलाइट इज द एक्वस सॉल्यूशन ऑफ सुटेबल सॉल्ट ऑफ द मेटल। ठीक है, वैसे ही बात है, हमने काफी सारे सेल्स पढ़ रखे हुए हैं जैसे कि गैल्वेनिक सेल वगैरह वगैरह होते हैं। अब हम क्या देखते हैं, मैं आपको यहाँ पे एक बार बना के दिखा देता हूँ तो आप लोगों को विजुअलाइज करने में इजी होगा। ड्राइंग नहीं अच्छी है फिर भी आई विल ट्राई। एक ऐसा कंटेनर रहता है हमारे पास। ठीक है। यहाँ पे क्या करते हैं, हम एक स्लैब लेते हैं एनोड की। स्लैब क्यों ले रहे हैं और उसकी स्ट्रिप क्यों ले रहे हैं, और वैसी बात है क्योंकि स्लैब लेंगे तो उसमें ज़्यादा मेटल हमारे पास एक्सट्रैक्ट होती है, और हम प्योर मेटल की एक वही ले लेते हैं, स्ट्रिप ही ले लेते हैं, उससे ही हमारा काम चल जाएगा। ठीक है। ये हमारे पास कैथोड है। ठीक है। और ये क्या है, एनोड है। समझ में आया। ये इम्प्योर मेटल से बनी हुई है और ये प्योर मेटल से बनी हुई है, जो भी हमें एक्सट्रैक्ट करना है। लेट सपोज एम अगर मेटल एक्सट्रैक्ट करनी है तो ये एम प्योर से बनी हुई है। ठीक है, दैट इज प्योर। और ये एम इम्प्योर से बनी हुई है। ठीक है भाई। इसमें इलेक्ट्रोलाइट भी भरा हुआ है भाई सेल में। इलेक्ट्रोलाइट होना चाहिए ना सेल में, आप लोग को पता होगा। ये इलेक्ट्रोलाइट क्या है, ये इसी मेटल का सॉल्ट सोल्यूशन है। जो भी मेटल हमको एक्सट्रैक्ट करना है इसी का कोई ना कोई सॉल्ट है। ठीक है। इसका इलेक्ट्रोलाइट भरा हुआ है। अब क्या होगा, अब एनोड पे होगा ऑक्सीडेशन और कैथोड पे होगा रिडक्शन, जैसा कि आपको बेसिक पता होगा। ठीक है। यही होगा यहाँ पे भी। एनोड पे क्या रिएक्शन होगी एक बार आप देख लीजिए। एट एनोड, एनोड पे क्या रिएक्शन हो रही है भाई, एनोड पे होगी रिएक्शन दो। पहली रिएक्शन क्या होगी, जो हमारा मेटल है दैट विल बी ऑक्सीडाइज टू एम एन प्लस एंड एन इलेक्ट्रॉन वो यहाँ पे रिलीज कर देगा। ये ऑक्सीडेशन का प्रोसेस है। ठीक है। ये तो पहली रिएक्शन हो गई एनोड की। एनोड पे दूसरी भी रिएक्शन एक होगी जो अनवांटेड रिएक्शन है बट होगी। जो भी हमारी इम्प्योरिटीज हैं, ठीक है, एनायोनिक पॉट में या जैसी भी इम्प्योरिटीज हैं, ठीक है, वो क्या करेंगी, वो भी यहाँ पर ऑक्सीडाइज हो जाएंगी। ठीक है। वो कैसे ऑक्सीडाइज हो जाएंगी, देखिए, वो ऐसे ऑक्सीडाइज हो जाएंगी। ठीक है, वो इलेक्ट्रॉन लूज कर देगी एन, और ये यहाँ पे अलग हो जाएंगी। अब क्या हो रहा है, ये प्रोसेस हो गई एनोड की। कैथोड पे क्या प्रोसेस हो रही है, जो हमने प्योर मेटल लिया है वो क्या कर रहा है, वहां पे क्या प्रोसेस हो रही है, मैं आपको दिखाता हूँ एक बार। एट कैथोड क्या हो रहा है समझने का प्रयास कीजिए। एट कैथोड क्या हो रहा है भाई, एक बार देखते हैं। एट कैथोड पे क्या हो रहा है, हमारा जो मेटल है, जो प्योर मेटल, जो आयनिक फॉर्म है, दैट विल टेक इलेक्ट्रॉन्स जितनी उसकी रिक्वायरमेंट है, उसके बाद वो वहाँ पे सॉलिड फॉर्म में डिपॉजिट हो जाएगा। यहाँ पे उसका क्या हो रहा है, यहाँ पे हो रहा है रिडक्शन। सिंपल सेल की रिएक्शंस आपने पढ़ रखी होंगी, आई होप वहीं से आ रहा है। तो पहले एनोड पे क्या हुआ, एनोड पे मेटल ने और मेटल की इम्प्योरिटीज ने ऑक्सीडेशन किया, अपना अपना ऑक्सीडेशन किया। ठीक है। और मेटल का जो एनोड पोर्शन था वहां से कोरोजन होता है मेटल आयंस का। ये सारे मेटल आयंस इस सोल्यूशन में आ जाएंगे। ठीक है। ये सारे मेटल आयंस इस सोल्यूशन में आ जाएंगे और ये इलेक्ट्रॉन्स भी इसी सोल्यूशन में आ जाएंगे। नाउ व्हाट हैपेंस, ये मेटल आयंस कैथोड पे डिपॉजिट हो जाएंगे। ये मेटल आयंस
कैथोड पे डिपॉजिट हो जाएंगे। कैसे? इलेक्ट्रॉन्स लेंगे ये, और रिडक्शन की जो प्रोसेस मैंने यहाँ पे लिखी हुई है, इस रिएक्शन के थ्रू ये यहाँ कैथोड पे डिपॉजिट हो जाएंगे और हमें प्योर फॉर्म में मिल जाएंगे। आई होप समझ में आया हो। अगला पॉइंट है कि द मेटालिक इम्प्योरिटीज, यहाँ पे एक लिखा हुआ है पॉइंट कि द मेटालिक इम्प्योरिटीज हैविंग लोअर ऑक्सीडेशन पोटेंशियल देन दैट ऑफ द मेटल टू बी रिफाइंड आर सेपरेटेड इन द फॉर्म ऑफ एनोड मड एट द बॉटम। ठीक है, वही बात मैंने यहाँ पे कही, जो यहाँ पे मैंने एनोड की दूसरी रिएक्शन लिखी हुई है, ये वाली रिएक्शन, ये क्या कर रही है, यहाँ पे जो इम्प्योरिटीज हैं वो खुद ऑक्सीडाइज हो रही हैं और ये यहाँ पे प्रेसिपिटेट आउट हो रही हैं। ये एज अ एनोड मड यहाँ पे अलग से एज अ एनोड मड से बोलेंगे, वहाँ पे प्रेसिपिटेट आउट हो जाएंगे जो भी इम्प्योरिटीज इस स्लैब में है। ये जो स्लैब हमने ली थी इसमें भाई सिर्फ मेटल थी, थोड़ी थी, इसमें तो हमारी इम्प्योरिटीज भी थी। वही इम्प्योरिटीज यहाँ पे ऑक्सीडाइज हो रही हैं और एज अ एनोड मड, इसे क्या बोलते हैं, इसे बोलेंगे एनोड मड। ठीक है, यहाँ पे प्रेसिपिटेट आउट हो जाएंगी। समझ में आया? हमारी इम्प्योरिटीज अलग हुई, हमारा जो मेटल था वो आयनिक फॉर्म में आ गया, आयनिक फॉर्म में जैसे ही सोल्यूशन में आया, ठीक है, वो वहाँ से इलेक्ट्रॉन लेगा, सोल्यूशन में जो इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है उन वो इलेक्ट्रॉन टेकअप करेगा और कैथोड पे जाके डिपॉजिट हो जाएगा। समझ में आया? ठीक है जी, आई होप आप लोग को इलेक्ट्रोरिफाइनिंग का मेथड समझ में आया होगा। सिंपल सा मेथड है, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का ही एप्लीकेशन है। अगर आपको सेल्स समझ में आए थे आपकी 10th क्लास में या 9th क्लास में, जहाँ भी आपने पढ़ा था, तो आपको ये भी समझ में आ गया होगा। ठीक है, तो यहीं तक था हमारे पास, हमारी प्योर मेटल हमारे फॉर्म में आ चुकी है। जो हमारा लक्ष्य था मेटलर्जी का, सबसे पहला लक्ष्य हमारा मेटलर्जी का यही था कि हमको प्योर मेटल फॉर्म करनी थी। और से हमने क्या किया, उसका कंसेंट्रेशन किया, ऑक्सीडेशन किया, रिडक्शन किया, उसके बाद हमारे पास प्योरीफिकेशन के काफ़ी सारे मेथड हमने पढ़ लिए, उससे हमने अपनी प्योर मेटल पा ली है। हमारा उद्देश्य पूरा होता है। और यहाँ पे मैं लिख देता हूँ कि भाई आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद, बड़ा बड़ा थैंक यू कि आप लोगों ने ये वीडियो लास्ट तक देखा। और उम्मीद करता हूँ आपको कुछ सीखने को मिला होगा इस वीडियो से। आप हमारे साथ बने रहिए, देखते रहिए, क्योंकि दिस इज़ योर वे टू लर्न। ओके।